वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? चले, दैट्स ग्रेट। और आज बहुत ही खूबसूरत और रोशन सा दिन है। इसमें कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए और अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या कहीं आप भी मोबाइल एडिक्ट तो नहीं बन चुके? ऐसा ही है ना? सही गेस किया मैंने। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मोबाइल की बैटरी जब तक चार्ज रहेगी आप फ़ोन पर रील्स या टिकटॉक देखेंगे और साथ साथ आप भी चार्ज रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चले कि फ़ोन की बैटरी चार्ज होने वाली है, बैटरी लो हो गई है, तो फ़ोन के साथ साथ आपकी बैटरी भी डाउन होने लगती है। और फिर हम घर पर हों, फैमिली के साथ हों या मेहमान के साथ बैठे हों, तो तब भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। और अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो फ़ोन पर सर्फिंग हो रही होगी, स्क्रॉलिंग हो रही होगी। गर्ज अब तो कोई चार दोस्त फुर्सत निकाल कर बैठ भी जाएं तो एक दूसरे के सामने बैठकर भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। वैसे आपको ये तो मालूम ही होगा कि मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत के तहत ईजाद किया गया था, इसको सहूलत कहा गया था, मगर ये तो अब हमारी मजबूरी और आदत बन चुका है। गाइज, मेरा तो मशवरा है कि अपना वक्त मोबाइल फ़ोन पर सर्फिंग और स्क्रॉलिंग करने के बजाय अपनी फैमिली और अजीज़ों और दोस्तों के साथ गुजारें और मोबाइल को सिर्फ ज़रूरत पर ही इस्तेमाल करें। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी लत यानी एडिक्शन से बचें। एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखें। दोस्तों का हाल अहवाल जानने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर उनका स्टेटस देखने तक महदूद ना रहें, बल्कि सबको उनके हिस्से का वक्त ज़रूर दीजिए। किसी से गुफ्तगू के दौरान मोबाइल फ़ोन को हाथ में रखने की बजाय जेब में रखना सीखें और इससे दूसरों पर भी आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है। किसी से बात करते हुए फ़ोन यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एनी हाउ, ये तो थी आज की अच्छी बात। हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम का अहवाल जान लेते हैं कि आज दिन भर लाहौर का मौसम कैसा रहने का इम्कान है। जी, तो फील्ड में मौजूद रिपोर्टर ही हमें दिन भर की सूरज रूटीन बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर बागों के शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करता चलूँ तो पिछले कई रोज़ लाहौर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में सर्दी की शिद्दत कम होती हुई नज़र आ रही थी और वहीं पर दर्जा हरारत में जो है वो इजाफ़ा देखने को मिल रहा था। कई रोज़ के बाद आज एक मरतबा फिर लाहौर ने के मौसम ने जो है अंगड़ाई लिया और सर्दी की शिद्दत एक मरतबा फिर महसूस की जा रही है। लाहौर का जो सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका था, आज वही दर्जा हरारत सुबह सवेरे 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी सुबह सवेरे लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 82% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ये हवाएं पिछले कई रोज़ से बंद नज़र आ रही थी। और तो लाहौर का दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका था, जबकि आज वही दर्जा हरारत लाहौर में अब ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से ताहाल जो है वो बारिशों की कोई पेशन गोई नहीं की गई। इस हवाले से महकमे मौसमियात का कहना है कि जहाँ पर बारिशें जो है वो ताहाल उसके बारिश के बरसने की कोई इम्कान नहीं है। और वहीं पर जो एक दिन के लिए हमें सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही, तो वहीं पर दोबारा फिर जो है वो मौसम जो है वो करवट लेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा देखने को मिलेगा और सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकेगा। जबकि लाहौर में जो गर्मी है, जो सूरज है वो रमज़ान में शहरियों को, लाहौरियों को जो है वो अपनी शिद्दत महसूस करवाएगा। दूसरी तरफ फ़िज़ाई आलूदगी की बात करता चलूँ तो पिछले कई रोज़ में कमी देखने को मिल रही थी लाहौर के जो है वो फ़िज़ा में और फ़िज़ाई आलूदगी में। वहीं पर आज जो है वो लाहौर की फ़िज़ा आलूदा होती हुई नज़र आ रही है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में 5वें नंबर पर जा चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से जो है वो तजावज़ कर चुका है। जी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें वेदर के बारे में अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज बात कर लेते हैं कुछ ओरल कैंसर के हवाले से मुंह का कैंसर,
जो पाकिस्तानी मर्दों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर बनता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? तिब के हवाले से होने वाली रिसर्चेस में यह बात सामने आई है कि पान, छालिया, गुटखा या निस्वार ही नहीं बल्कि ई सिगरेट और वेप भी मुंह के कैंसर का सबब बन रहे हैं। तशवीशनाक हकीकत ये है कि अब ये मर्ज सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि 20 साल के नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। ये कैंसर बड़ों के साथ साथ नौजवानों की ज़िंदगियों को कैसे निगल रहा है, इसकी वजूहात और इलाज क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेडिकल साइंसेस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 50,000 के करीब अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी वजूहात क्या है ऑरल कैंसर की? देखिए जी, सबसे बड़ी वजूहात तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक मुज़र सेहत हैं, जैसे सिगरेट्स हैं, पान है, छालिया है, बीटल नट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि मुंह में इरिटेशन का बायस बनते हैं म्यूकोज़ा के, और जिसको लोग काफ़ी देर तक मुंह में चबाते रहते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नस्वार के गोले बना के भी मुंह में रखते हैं और वो बड़ी देर इधर मुंह में चीक पे अपनी रख के अंदर उसको चबाते रहते हैं और उससे ना जो अंदर म्यूकोज़ा है आपकी ओरल कैविटी का, उसकी इरिटेशन होती रहती है। और ये जो अक्सर केमिकल्स हैं जिसमें नस्वार है और पान है, छालिया है, ये इरिटेंट्स भी हैं और इनमें कार्सिनोजेंस भी हैं, यानी कि ये आपकी जो म्यूकोज़ा है उसको इतना ख़राब कर देते हैं कि ये आहिस्ता 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 एक वाइट रंग का एरिया अंदर डेवलप होने लग जाता है मुंह के अंदर की साइड पे। जब आप कभी इन लोगों के मुंह को चेक करें तो अंदर एक साइड पे वाइट रंग का पैच बना होता है। वो वाइट रंग का पैच आहिस्ता आहिस्ता उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं और वो डॉक्टरी की ज़बान में, और आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होकर कैंसर में तब्दील हो जाता है। मगर ये होता तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर है, ये एकदम नहीं होता। इसलिए अगर ऐसे लोग जो कि इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो पान खाते हैं, छालिया खाते हैं, नस्वार खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो अपने मुंह का अंदर से रेगुलरली जायज़ा लेते रहा करें शीशे में, ताकि उनको आइडिया हो कि यार ये वाइट रंग का नया पैच जो अंदर की साइड पे बन गया मुंह के, ये ज़रूर कोई गड़बड़ है। और अगर वाइट रंग का एरिया बन रहा हो तो उसकी बायोप्सी करवा के या उसको फौरी तौर पे आप सिगरेट छोड़ दें, पान छोड़ दें, ये छालिया छोड़ दें, नस्वार छोड़ दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो जाएगी और वो पिंक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये मुंह की स्किन पे बनता है, अंदर वाली साइड? अंदर वाली साइड पे बनता है, जो अंदर ये जो पिंक रंग का अंदर से अल्लाह ने म्यूकोज़ा बनाया है, इसके अंदर बनता है। अब जो नौजवान इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं और जो सिगरेट्स पी रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, वो खुद ही अपना एक बेड़ा गर्क करने वाली बात है और ऑब्वियस ही बात है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने ही भुगतने, क्योंकि मुंह के कैंसर का एक तो बायोप्सी कराना बहुत मुश्किल है, फिर इसका ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, इतने से एरिया से करना पड़ता है खोल के, और फिर वो उसको निकालना। फिर अक्सर ये होता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे लिम्फ नोड्स रखे हुए हैं साथ साथ, जो कि गिल्टियाँ बन जाती हैं यहाँ पे। जब कभी आपको ऐसा कोई गड़बड़ हो रही हो कि यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाएं किसी भी आदमी को जो प्रोग्राम देख रहा है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि यार मेरे मुंह के अंदर या कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई ट्यूमर बन रहा है, या कोई गड़बड़ है, या नाक कान गले से भी कई दफ़ा यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं। हेड एंड नेक का जितना रीजन है, इसलिए अगर यहाँ पे किसी बंदे को गिल्टियाँ बनी हुई हैं और उसने मुंह के अंदर कभी नहीं देखा तो उसे चेक लाजमी कराना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा ये बताएं कि मुंह के किन हिस्सों को ये मुतासिर करता है? देखिए, ये मुंह के सारे हिस्सों को मुतासिर कर सकता है, ज़बान के साथ साथ ज़बान को भी मुतासिर कर सकता है। इवन ज़बान के कैंसर्स भी इसी में आते हैं। और ज़बान के ऊपर भी इस तरह आप इसको ऊपर करके देखें या साइडों से देखें तो एक आधा पैच बन रहा होता है। पहले वो पैच बनता है वाइट रंग का, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होता जाता है, एक अल्सर बन जाता है। जैसे जैसे वो अल्सर बनता है तो वो आप समझे कि काम जो है वो गड़बड़ हो गया। इसलिए लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, जैसे पान है, छालिया है और ऐसी जो सिगरेट्स हैं, तो ये कोई आपके लिए सेहत का बायस नहीं है, ये बर्बादी का बायस है आपकी। तो ये सबब कैसे बनता है कैंसर का? तंबाकू या पान? ये इस तरह सबक बनता है कि इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारे म्यूकोज़ा को इतना डैमेज करते हैं अंदर से, जो मुंह के अंदर जो लाइनिंग लगी हुई अल्लाह ताला ने लगाई हुई, कि वो आहिस्ता 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 आपकी जो है वो सारी लाइनिंग का सत्यानाश हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि HPV वायरस है, इसका मुंह के कैंसर से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये भी एक वजह है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको आप कहते हैं, ये एक्वायर करके कैंसर का बायस बन सकता है। अच्छा। मुंह में भी कैंसर का बायस बन सकता है और भी जगहों पे जिस्म में स्किन पे कैंसर का बायस बन सकता है। और इसके जो ये एक्वायर जो है ये किस तरह कर सकते हैं आपकी, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग एक्वायर करते हैं और ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे लोग जो कि एक बेराहरवी का शिकार हैं और इस तरह की चीज़ों से भी एक्वायर कर सकते हैं लोग। तो ये ज़रूरत है कि लोगों को कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ उन्हें हो रही है, या कोई मुंह पे एक ऐसा वॉट बन गया है, या जिस तरह आप कहें एक अल्सर टाइप बन गया है, या एक ऐसा अनरिजॉल्विंग
कोई अंदर दाने से बन गए हैं वाइट रंग के, या स्किन पे इवन वॉट बन गया है, तो उसको चेक ज़रूर करवाएं किसी डॉक्टर को कि ये क्या हो रहा है। इसका इलाज मौजूद है और बड़ा इजीली ये मैनेज हो सकता है अगर टाइमली मैनेज हो जाए। कैंसर तक ये मामला नहीं पहुंचेगा। वैसे भी अब जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई है, अगर अभी भी मुंह के कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं तो ये शो करता है कि लोगों को बिल्कुल अपनी ना हेल्थ की परवाह है, ना उन्हें इस बात की परवाह है कि उनको क्या हो रहा है। अगर उनके मुंह में एक वाइट रंग का पैच बन रहा है या उनको एक अल्सर बन गया है मुंह में, जो छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो उसको किसी को चेक करवा लें। इतने बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं, इतने डॉक्टर मौजूद हैं, बजाय इसके कि उसको ले के फिरते रहें, उसे पालते रहें और उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो जाए कि यहाँ से फट के बाहर निकलने लग जाए मुंह से, तो फिर आप उस वक्त अस्पतालों की तरफ आएँ। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इतनी एडवांसमेंट के साथ भी जो है अभी तक जो कैंसर के मरीज़ अस्पतालों में आते हैं वो एडवांस स्टेजेस पे हैं, जो शो करता है कि लोग इतनी टीवी देखने के बावजूद, इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं अकल हासिल कर सके कि उन्होंने अपने आप को ठीक कैसे रखना है या किस बीमारी को किस लेवल पे उन्हें ठीक कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि उसको लटकाई रखें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आम जख्म है मुंह का, उसमें और जो कैंसर का जख्म है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको कैसे पहचाने हम? देखिए जी, ये जख्म जो आम ही होता है शुरू में जब बनता है, एक अल्सर बनता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो अल्सर ठीक ही नहीं होता, आप उस पर, ये लोग अक्सर बाजार से फौरी तौर पे ट्यूबें लेके लगानी शुरू कर देते हैं और लगाते रहते हैं। कभी कुछ लगा लिया, कभी कोई क्रीम लगा ली, कभी कुछ, कभी गोलियां खा ली, हाँ जी, टोटके शुरू कर देते हैं, कभी कोई इस तरह हकीम के पास चले जाते हैं, कभी क्वैक के पास चले जाते हैं, मगर वो ठीक नहीं होते क्योंकि उस वक्त तक उनको जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या है। ख़ास तौर पे बाहर भी असल में ये भी एक अलमिया है कि यहाँ पे हर बंदा खुद भी डॉक्टर बना हुआ है, तो वो खुद से अपनी मर्जी से इलाज करता रहता है जब तक कि वो बेबस नहीं हो जाता, और उस वक्त तक जब उसे लगता है कि यार अब मेरा जो है ना काम नहीं हो सकता, उस वजह से फिर वो जो मामलात हैं वो ख़राब हो गए होते हैं। जब ये अल्सर बन जाए मुंह में तो आप उसको कभी भी लाइट ना लें। एक ऐसा अल्सर बन गया जो 2-3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा, तो उसको किसी डॉक्टर को दिखा लें, उसकी बायोप्सी करा लें ताकि पता लगे कि ये है क्या। ऑल राइट। अच्छा, बायोप्सी क्या है और ये ज़रूरी क्यों होती है? बायोप्सी जी एक छोटा सा आप सेल लेते हैं, उसके अंदर से अल्सर में से या जो भी लीजन बना होता है या कोई गोला बना होता है, अगर आप कहें तो स्वेलिंग हुई होती है, और उसका टेस्ट करते हैं स्लाइड पे डाल के कि ये क्या है उसके ऊपर फैसला करते हैं कि ये सेल्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि ये इन्फ्लेमेशन है या कैंसर है या क्या चीज़ है। ऑल राइट, ठीक है। और कब करानी चाहिए, कब हमें पता चले कि अब हमें ये टेस्ट लेना चाहिए? देखिए जी, जब भी कभी लिम्फ नोड्स बन गए हैं यहाँ पे मुंह के नीचे और उसके अलावा एक अंदर लीजन बन गया है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर या FNAC करानी चाहिए, जो कि सुई वाला टेस्ट भी जिसको आम लोग आम ज़बान में कहते हैं कि आप एक ग्लैंड, एक जो स्वेलिंग है उसमें से मवाद निकाल के उसका टेस्ट करा लें। दूसरा ये कि आप अंदर से एक छोटा सा पीस उसके ले लें और उसका टेस्ट करा लें, तो बड़ा टाइमली इलाज हो सकता है। और उसके साथ साथ MRI कराते हैं। फिर एक यूजुअली जो मुंह के कैंसर्स हैं इनके इलाज के लिए अस्पतालों में 2-3 लोगों प्रोफेसरों का बोर्ड टाइप बन जाता है, 2-3, एक सर्जन होते हैं, एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट होते हैं। वो फिर फैसला करते हैं कि किस एक्सटेंट तक ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि इधर से गिल्टियाँ भी निकालनी है या सिर्फ इतना सा पीस निकालना है या हल्की सी एक्सीजन करनी है। और साथ सबसे इंपॉर्टेंट उस बंदे का रोल होता है। मैं कई लोगों के ऑपरेशन करा चुका हूँ अब तक, मगर वो फिर बाज नहीं आते और बाद में फिर वही पान और वो छालिया और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उन्हें रिकरेंस हो जाती है। मर भी गए हैं कई लोग मगर बाज नहीं आए। मगर ये कि मेरा ये ख्याल है कि जो नौजवान है इस काम में, जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे, उनको ये समझना चाहिए कि ये सिगरेट, पान, छालिया ये मौत का बायस है। आजकल तो वेप भी बहुत कॉमन हो गया, ई सिगरेट्स, और बच्चे सवाब समझ के पीते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7th 8th में ही वो स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके क्या नुकसान आते हैं? ये अपनी मौत को आवाज़ देने वाली बात है, खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने वाली बात है। ई सिगरेट्स पीना, वेप पीना, इससे इतना नुकसान हो रहा है बच्चों को जिसकी हद कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं कि सारी कौम बीमार होती जा रही है। कोई हाइपरटेंसिव हो गया है, किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, किसी को फैटी लिवर हो गया है, किसी को और शुगर हो गई है। ये सब इन्हीं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें सिगरेट स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें भी आती हैं, उसका नतीजा है। और इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ना पान से, ना सिगरेट से, ना, ये एक नशा है जिसमें तंबाकू या निकोटीन की खास मिकदार होती है। अब इसको छोड़ने के भी आसान तरीके आ गए हैं। अगर आप एक तो इसको छोड़ने के लिए भी तो निकोटीन पाउचेस ही रखने पड़ते हैं मुंह में। वो छोटा सा पैच है या आपको कोई गोली एक डॉक्टर देगा, उसकी मदद से एक कंट्रोल तरीके से आपको निकोटीन अंदर जाएगी और वो आप आहिस्ता आहिस्ता यू कैन ओवरकम दी एडिक्शन। मगर ये कि इसको लेके फिरते रहना और उसी आदत पे फिक्स रहना और उस तरह ही खाते रहना छालिए और गुटके और ये चीज़ें, इससे बर्बादी हो रही है लोगों की। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो मुंह के कैंसर की तस्दीक करते हैं? देखिए जी, ये सबसे पहले टेस्ट तो ये है कि आप उसका एक बायोप्सी करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे मरीज़ का, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको देखेंगे कि ये क्या है।
और बायोप्सी के बाद ये साबित हो जाएगा कि ये ट्यूमर किस किस्म का है और इसके अंदर अपना जो है ये कैंसर है या कोई इन्फेक्शन है या क्या चीज़ है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अपना MRI भी लोग उसके बाद कराते हैं बायोप्सी के देखने के लिए कि क्या एक्सटेंट है ट्यूमर की, किस लेवल तक ये फैल चुका है। उसके अलावा भी अपना एक्सरे चेस्ट, ये वो इस तरह की कई इन्वेस्टिगेशन हैं जो कि ऑपरेशन से पहले कराई जाती हैं। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब में क्या डिफरेंस है, और सर्जरी? देखिए जी, सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर एक ट्यूमर ऑपरेबल हो जिसके अंदर वो मुंह से फैल के इधर नहीं चला गया, फेफड़ों में नहीं चला गया या दिमाग को नहीं चला गया, तो फिर तो सर्जरी हो सकती है। अगर ट्यूमर फैल चुका है, ग्रेड 4 डिजीज़ हो गई है, फेफड़ों में चला गया है, दिमाग की तरफ चला गया, तो फिर सिर्फ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि आप मरीज़ की तकलीफ़ को कम करते हैं इस सारे से, कि उसको अगर एक बहुत ज़्यादा वो अजियत में है तो आप उसे रेडियोथेरेपी लगा के इस एरिया में कोशिश करते हैं कि ट्यूमर का साइज़ श्रिंक कर जाए। जब वो साइज़ श्रिंक करेगा तो वो कुछ खा सकेगा, कुछ उसका जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी, जिसको आप कह लें, ये लोग इसको आमतौर पे जड़ों वाली रसौली भी कहते हैं। आप इस कैंसर को कह लें मुंह में जो जड़ों वाली रसौली के इसकी जड़ें हैं अंदर और वो फैलती जा रही हैं। तो इस वजह से ये, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हकीमों के पास, अताइयों के पास और पता नहीं किस किस के पास जा रहे हैं जो कि उनको कह रहे हैं कि जी ये आप इस तरह ठीक हो जाएंगे। देखिए कोई भी है, आप किसी भी मतलब तरीके से अगर आप इलाज मुआलजा कर रहे हैं, अताई भी हैं आप और प्रोग्राम देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मरीज़ को रेफ़र कर दें किसी बड़े अस्पताल को, बजाय इसके कि आप उसको आखिरी दम तक ट्रीट करते रहें और टीके लगाते रहें कि ये एंटीबायोटिक लगा लो और ये स्टीरॉयड खा लो और ऐसे ठीक हो जाएगा ये वो। और फिर ऐसे ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई अलामत आ रही है ऐसी, तो आप एक डॉक्टर से राब्ते में रहें, बेशक अपने फैमिली फिजिशियन से ही राब्ते में रहें, मगर जिस टाइम आपको महसूस हो कि यार ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे तो उसको रेफ़र करें, उसको किसी और बंदे के पास भेजें ताकि उसको एक जो टाइम पे सही इलाज मिल सके। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई स्मोक नहीं करता, ना ई सिगरेट्स, ना वेप और ना ही पान वगैरह खाता है, फिर भी उसको अगर मुंह के जख्म हो तो वो किन वजूहात की वजह से होते हैं और क्या वो भी कैंसर की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए जी, ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि बगैर कोई इरिटेंट और बगैर किसी चीज़ के इस्तेमाल के इतना बड़ा एक जख्म बन जाए या छाला बन जाए या इसको कहें वाइट पैच बन जाए कि वो मुंह के कैंसर की तरफ जाए। मगर अगर फिर भी ऐसी कोई सूरत हाल हो, कई दफ़ा डेंचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग जिसके अंदर ये जो आपका तारें नहीं लगी होती दांतों के ऊपर, इनकी वजह से भी इरिटेशन हो कि ल्यूकोप्लेकिया अंदर हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखें जो कॉन्सेप्ट है ना इलाज मुआलजे का, अब तो जितने बड़े स्कूल्स हैं वो उन्होंने भी डॉक्टर रख लिए हैं बच्चों के लिए भी स्कूलों में, और उन्होंने कहा कि बच्चा अगर बीमार हो रहा है, उसकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं है, उसके वाइटल्स ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर जो है वो उनको महीने में एक दफ़ा या इस तरह चेक करता रहता है ताकि अगर नज़र बच्चे की ख़राब हो, बार बार ऐसे ऐसे करके देखता है बोर्ड को, तो वो वहीं पकड़ा जाए। इसी तरह ओरल कैविटी का मुआयना, ये टॉफ़ियाँ गोलियाँ खा खा के बच्चों के दांत जो तबाह हो रहे हैं, बाकी चीज़ें, ऑल्दो ये कैंसर की तरफ नहीं जाती, मगर इससे क्रॉनिक पे देखें कुछ के दांत टेढ़े हो रहे हैं, अब उनको डेंचर लगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अब लोगों को अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी होगी और इसको एक रेगुलर हिस्सा बनाना होगा अपने लाइफ का। वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो अगर कोई तकलीफ़ का शिकार है तो वो आंखें बंद किए रखें। अभी भी यहाँ पे यही माहौल है कि यार कोई बात नहीं, अगर आज नहीं ठीक होता तो आंखें बंद कर लो और फिरते रहो फिरते रहो फिरते रहो उस वक्त तक जब तक कि गिर ना जाओ, नमूनिया ना हो जाए या बीमार ना हो जाओ, उस वक्त तक अस्पतालों का रुख नहीं लोग करते, ना डॉक्टर के पास जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करें और बच्चों को वहाँ से हर स्कूल पे एक डॉक्टर हो जो कि बच्चों की हेल्थ की जिम्मेदारी ले, ताकि कल को मुल्क पूरा सेहतमंद हो और बच्चों को इन बैड प्रैक्टिसेस से मना किया जा सके, ताकि उनको स्कूलों में जिस तरह डेंगू पढ़ा रहे हैं आप ज़ीरो पीरियड में और उनको कह रहे हैं कि डेंगू से आप इस तरह बच सकते हैं, इसी तरह आपको इस हवाले से भी ज़ीरो पीरियड में हमने बाकायदा एक किताब बनाई है मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, और हमने वो फ्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी दी है कि वो स्कूलों में दें। उसमें 28 बीमारियां ऐसी हैं जिससे बच्चे बच सकते हैं अगर वो उनको इस बीमारियों के मुतालिक, और आप छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दें तो वो पूरी ज़िंदगी एहतियात करेगा। बड़े आदमी को आप जितना मर्जी समझा लें वो कभी बाज नहीं आता। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कौन सी ऐसी 3-4 हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जो ऑरल कैंसर का सबब बन सकती है? देखिए जी, ये जो अपना डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब कर रही है लोगों को वो
है नशे का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल, और बच्चों का और लड़कों का एक दूसरे को सिगरेट पिलाना बतौर गिफ्ट समझ के। जैसे मैं इधर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ 4 बंदे बैठे हैं, तो अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरा काम है मैं बाहर जाके छत पे खड़ा होकर पीऊँ या किसी पार्क में जाके पीऊँ, बजाय इसके कि मैं उन चारों पे भी धुआं छोड़ूँ और उनको भी किसी ना किसी को पकड़ा दूँ कि ले यार तू भी पी के तो देख, अच्छी है, इसका फ़ायदा ही होगा। ये तो एक मैं कहता हूँ कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है कौम का भी। अगर आप खुद एक बुरे काम में मुलव्वस हैं या आप एक गलत आदत है आपको, तो आप उसको लोगों को तो ना प्राउडली प्रोजेक्ट करें, आपको तो शर्म आनी चाहिए उस पर, और आपको चाहिए कि छुप के वो सिगरेट पिए आप, ताकि लोग जो हैं वो बाकी के जो हैं वो सारे उस काम पे ना लग जाए। क्योंकि अगर एक बंदा घर में बच्चों के सामने सिगरेट पिएगा तो सारे बच्चे भी उसके इसी काम पे लग जाएंगे कि यार अब्बा तो पींदा है, उन्होंने तो कुछ नहीं होया। और कोई स्मोक करे ना करे, पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो बहुत लोगों को चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने बच्चों को रोजाना पार्कों में लेके जाएं, उनके साथ वॉक करें 1-1 घंटा, ताकि उनको भी ये पता लगे कि मोबाइल की दुनिया से अलावा भी कुछ और दुनिया है जो कि एग्जिस्ट करती है। और अपनी जब वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो दे विल बी हेल्दियर, बजाय इसके कि वो इस तरह के कामों में लगे रहेंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन सारा दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नशे के फैलाव का एक बहुत बड़ा, इससे स्ट्रेस हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा लोगों को ना इसकी वजह से भी ये नशे की तरफ लोग माइल हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, औरतों के हवाले से बताएं, मर्दों का तो हमने जिक्र किया है कि उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो इसका शिकार बन रही है, तो क्या औरतों की भी इसमें बहुत बड़ी तादाद है? औरतों की बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर औरतों में ओरल कैंसर ज़रूर आता है, और डेफिनेटली औरतें भी सिगरेट पीती हैं और औरतें भी छालिया और पान खाती हैं, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी। ख़ासतौर पे देहात के अंदर ख़वातीन में बहुत कॉमन है सिगरेट पीना। अच्छा। बहुत सारी औरतें हमें देहाती नज़र आई हैं जो हॉस्पिटल आती हैं, हॉस्पिटल तो क्योंकि बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, लोग पेरीफ्री से भी आते हैं, वो वहाँ सिगरेट पी रही होती हैं। वो क्या करें, उनको आदत है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। पहले हुक्का पीती हैं, फिर सिगरेट पीने शुरू कर देती हैं। वो भी देखे ना कि उन्होंने अपने दादे को देखा होता है कि यार दादा सिगरेट पींदा है या दादा हुक्का लांदा है, तो चलो असी भी 2 कश ला लिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने आप को बचाएं, ख़ासतौर पे जो आजकल कॉलेजेस के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ई सिगरेट्स और इन चीज़ों का रवाज फैल रहा है, ये तबाही है, पूरी कौम की तबाही है। शुक्र है कि पुलिस ने इन पे क्रैकडाउन शुरू किए हैं, पुलिस ने इन लोगों पे सख्ती की है। इनको ऐसी पार्टीज से जो पिछले आईजी थे उन्होंने काफ़ी लाहौर में डिस्करेज किया इन सारी एक्टिविटीज़ को। ई सिगरेट्स की फ़रोख्त अब एक जुर्म सी बन गई है। पहले लोग फ़ख्र से पीते फिरते थे, अब वो छुपा के पीते हैं कि यार हम, मतलब ये कि कम से कम हुकूमती सरपरस्ती तो नहीं हो रही है, जो अच्छी चीज़ है इन चीज़ों की। और सरकार को चाहिए SHOs को क्या कोई ये भी टारगेट्स दें कि अपने इलाकों में नशइयों को रोकें, उन तक नशा ना पहुंचने दें। मेडिकल स्टोरों से भी उनको, इवन टीके लगाना भी एक नशा बन चुका है कि लोग टीके लगा के भी नशा कर रहे हैं। इसको भी हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और अगर सब लोग मिल के, जैसे ये एक ऑब्वियसली एक सरकार या पुलिस या कोई भी नहीं कर सकता ये सब कुछ, जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी और लोगों को एहसास नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है। प्लस बच्चों की हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, स्कूलों के बच्चों की। जब तक आप उन पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि हमने ये सारी चीज़ें तो डिस्कस की हैं, अगर हम कोई बहुत ज़्यादा तंबाकू यूज़ करता है, पान, छालिया, सिगरेट, तो और कौन सी चीज़ें हैं जो नुकसान का बाइस बन रही हैं? इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मुंह के अंदर नुकसान का बायस है वो यही मेजर चीज़ें हैं। और उसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल भी हो सकता है, कई और केमिकल्स हैं, समद बॉन्ड है जैसे लोग सूंघ रहे हैं, और भी कई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अल्कोहल भी अनफॉर्चुनेटली एक लोग, आप लगता यही है कि यहाँ पे शायद पाकिस्तान है और यहाँ कोई अल्कोहल नहीं पीता होगा, मगर यहाँ पे काफ़ी लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टरों तक आते हैं, मगर ऑब्वियसली वो उनका अपना एक ज़ाती फेल है, मगर हम उन्हें डिस्करेज ही करते हैं क्योंकि ये जिगर को भी नुकसान कर रहा है, मुँह का भी नुकसान कर रहा है, कैंसर का बायस भी बन सकता है, जिगर के कैंसर का बायस भी बन सकता है, एक बर्बादी का बायस बन रहा है। उसके अलावा ये जो छालिया, पान, सिगरेट हैं, ये सारी चीज़ों में पूरी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर का बायस बन सकते हैं, अंतड़ियों के कैंसर का बायस बन सकते हैं, ब्लैडर के कैंसर को बायस बन सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। मैं कहता हूँ कि कहीं भी आपको इनसे, और ये एक ऐसा जहर है जो आप स्लो पॉइजन जिसको आप कह लें, ये एक दिन में नहीं होना, फैलता जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता। आप ओवरऑल 15 साल से लोग फख्र करते हैं जी मैं तो 20 साल दा पी रहे हैं सिगरेट, में तो कुछ नहीं होया, तो वो अक्सर उनकी एक बेवकूफ़ी है। मुझे जो डॉक्टर कहता था कि सिगरेट ना पियो वो मर गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। वो ये अप्रोच इसलिए ये है क्योंकि ये बेवकूफ़ है, इनको ये पता नहीं है कि ये होगा ही होगा। और जिस दिन होता है, जिस दिन हम मतलब आपको सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उस दिन आप किसी को बताने जोगे नहीं होते, फिर आप किसको पता, फिर तो आप अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से जाके आप सोशल मीडिया पे तो नहीं लगाएंगे अब मैं अस्पताल दाखिल हो गया हूँ, अब मेरा ऑपरेशन होने लगा है, मुझे ये हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए ये
बर्बादी हो रही है लोगों की, और ये वो जो आखिरी जो 3 महीने 6 महीने होते हैं कैंसर होने के बाद, वो बड़े मिजरेबल होते हैं। वो सिर्फ फैमिली को ही पता होता है कि यार साडा अब्बा कितनी तकलीफ च रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑरल कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे कि इसकी वजूहात क्या है और कैसे हमारे मर्दों की बहुत बड़ी तादाद इसका शिकार होती जा रही है। और आजकल जो ई सिगरेट्स और वेप, इसका काफ़ी कल्चर है, बहुत नॉर्मलाइज कर दिया, और ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नाश्ते के हवाले से बात कर लेते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक नाश्ता इंसानी सेहत के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, खुसूसन बच्चों और यंगस्टर्स के लिए। और रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि बाकायदगी से नाश्ता करने वालों में यादाश्त, तवज्जो और दिमागी कारकर्दगी में 20 से 30% बेहतरी आती है, और मोटापे का खतरा भी 30 से 40% कम हो जाता है। जबकि नाश्ता ना करने वालों में मोटापा तकरीबन 45% ज़्यादा और शुगर का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। और बच्चों में नाश्ता ना करने से सीखने की सलाहियत तकरीबन 30% कम हो जाती है, और स्कूल में अटेंडेंस और ऑब्वियसली तवज्जो भी मुतासर होती है। और इसके बरक्स नाश्ता करने वाले बच्चों में जिस्मानी तवानाई 35% ज़्यादा, उनका रवैया बेहतर होता है और जहनी सेहत भी मजबूत पाई गई है। और इस्लामी तालीमात भी हमें इसकी तायद करती हैं। अहादीस के मुताबिक सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है, जिससे ये मालूम होता है कि नाश्ता करके दिन की शुरुआत करना ना सिर्फ साइंसी तौर पर मुफीद है, बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक बेहतरीन और पसंदीदा अमल है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो फ़वाइद बताएं सुबह का नाश्ता करने के। अच्छा, क्योंकि हमने अक्सर सुना है, मेरे घर में भी यही कहते हैं कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो बंदा छोड़ देता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब बड़ा एक लोगों को पता नहीं है। ब्रेकफास्ट यानी कि रात की फास्टिंग को ब्रेक करना। अब रात की तो अमूमन अब फास्टिंग कोई करता ही नहीं है ना, सारी रात 2-2, 3-3, 4-4 मंचिंग चल रही होती है। तो ब्रेकफास्ट का बेसिक मीनिंग ये है कि रात को आपने, जैसे शाम को आपने इशा की नमाज से पहले खाना खा लिया है और उसके बाद आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो गया है। फास्टिंग इन सेंस आप कुछ मील नहीं ले सकते, लेकिन आपके मील में पानी वगैरह, पानी आप सारा मतलब जब तक उठे हुए हैं पानी का इस्तेमाल कर सकते। सॉलिड मील, एक बेसिक मील नहीं ले सकते। अब वो क्या है, ब्रेकफास्ट यानी कि जब आपकी रात की फास्टिंग यानी कि 8 से 10 घंटे की फास्टिंग हो, उसको आपने सुबह ब्रेक करना है। अब वो ब्रेक जब करेंगे उसको हम कहते हैं ब्रेक फास्ट। अब वो ब्रेक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप सारा दिन, सारी रात जो है ना वो ब्रेकफास्ट मतलब अपनी फास्टिंग में गुजारते हैं, और सुबह उठ के जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपकी बॉडी को एक इंस्टेंट फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे एक गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है चलने के लिए सारा दिन के लिए, तो ब्रेकफास्ट आपके फ्यूल का काम करता है। तो जब आप गाड़ी में फ्यूल ही नहीं प्रॉपर डालेंगे, एक दिन ही डालेंगे, थोड़ा सा लेट डालेंगे, या वो आपके रिज़र्व पे होगी, तो आपको जाहिर सी बात है वो आपको कॉम्प्लिकेशंस देगी इन फ्यूचर जाके। तो इसी तरह ब्रेकफास्ट आपके फ्यूल का काम करता है आपकी बॉडी में। तो जितना अच्छा आपका ब्रेकफास्ट होगा, यानी कि ब्रेकफास्ट आपका, उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी की बेसिक नीड है। हमारी बॉडी की बेसिक नीड क्या है? फैट, प्रोटीन, कार्ब्स। अब आपका ब्रेकफास्ट ऐसा प्लेटर हो जिसमें ये तीनों चीज़ें आपकी प्रेजेंट हों और आप उसको लें। ब्रेकफास्ट करने से, जैसे आपने बताया, ब्रेकफास्ट ने आपकी स्किन को ग्लो रखना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी जो है ना रिंकल्स को कवर करना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है, ब्रेकफास्ट ने आपके गट को अच्छा करना है, ब्रेकफास्ट ने आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। तो जब ब्रेकफास्ट ही आप टाइम से नहीं करेंगे, देखिए बहुत से कॉन्सेप्ट ये भी आ गए हुए हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और 11 बजे से आप जो है ना, कोई 11 से 6 की विंडो रखता है, कोई 12 से 6 की विंडो रखता है। तो इस प्रॉब्लम्स को भी देखें कि स्टार्ट जब आपने अपनी डाइट या अपने नॉर्मल बैलेंस रूटीन, देखें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हैं और हमने अपने वो सारे काम करने होते हैं जो एक हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है या कोई काम पे इंसान जा रहा है, मेल हज़रात है, उन सब ने अपने एक रूटीन वर्क सारे साथ में करने होते हैं। उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट वो लें जो आप अपनी डेली रूटीन के साथ उसको कैरी कर सकें। आप रोज़ ऐसी चीज़ें ले सकें जो आप समझें कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें वो सारे कंपोनेंट पूरे होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड है।
बिल्कुल। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने जिक्र किया, तो इस हवाले से बताएं कि इसका सही तरीका क्या है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तब करनी चाहिए जब आपकी बॉडी एक किक स्टार्ट दे रही है, आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं और आप 2 हफ्ते से ज़्यादा अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, क्योंकि उससे आपका गट ख़राब होता है, आपकी जो है ना मेटाबॉलिज्म तो बेशक एक्टिव हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी को वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते जो आपकी। देखिए 3 बेसिक मील आपने लेना ही लेना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर का लंच और रात का खाना। अब ये 3 मील्स को जब आप स्किप कर देते हैं और 2 मील्स में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटीन, फाइबर या आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डिस्टर्ब होते हैं, वाटर इनटेक आप कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो जो चीज़ जैसे इंटरमिटेंट है, अगर आपकी बॉडी एक स्टर्बन फैट लॉस शो कर रही है या वेट लॉस शो कर रही है, तो उस सिचुएशन में हम उनको ट्रिगर स्टार्ट करते हैं कि आप 2 हफ्ते की इंटरमिटेंट कर लें। उसमें क्या होता है कि बॉडी थोड़ी सी मेटाबोलाइज एक्टिव हो जाती है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप रूटीन पे वापस ज़रूर आएँ। क्यों आएँ? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट्स की ज़रूरत है, कार्ब्स की ज़रूरत है, जो आपने अपनी बॉडी को देने हैं नॉर्मल तरीके से, जिसमें आपकी बॉडी ने ग्लो करना है, ग्रो करना है, ग्रूम करना है। इस तरह क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी अपने रूटीन की चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं, तो उन स्किप करने की वजह से हमारा सबसे पहला जो बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है वो हमारा गट है, मैदा। और लोगों को इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट को स्ट्रीमलाइन एक ही पोजीशन पे रखते हैं कि वो अगर इंटरमिटेंट कर रहे हैं तो इंटरमिटेंट ही करते जाते हैं कि हमारी गट हेल्थ खराब हो तो फिर उसका नुकसान तो हमारी स्किन पे भी नजर आता है, बालों पे भी नजर आता है, राइट? बहुत बिल्कुल सही बात की, क्योंकि जितना अच्छा आपका गट होगा उतनी अच्छी आपकी स्किन ग्लो करेगी, और जितना अच्छा आपका गट होगा उतना अच्छा आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करेगी, क्योंकि आप खाना खाने के काबिल बनते हैं ना। अगर आपका गट ही खराब है, गट्स कोई एक चीज़ नहीं है, गट से रिलेटेड आपका आइडियाज़ भी आता है, गट से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ भी आते हैं, आपके एसिड रिफ्लेक्स भी आते हैं, आपके ब्लोटिंग भी आती है, ये सारे आपके गट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा डाइट वो लेने लग जाते हो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बैलेंस डाइट है। आप हमेशा अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा कंसल्ट करें, वेयर योर बॉडी लाए, आपकी बॉडी में क्या डायग्नोसिस है, आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ क्यों गए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर आप चले गए हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारी हिट कर रही है, आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आप हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ तो नहीं जा रहे, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए अब AI का दौर चल रहा है और आपको पता है कंप्यूटर्स पे भी आपको हर चीज़ जो है ना आप लिखें तो आपको बता देते हैं, एक क्लिक पर। तो उसको करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी तो तरीका है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। आपकी बॉडी इस टाइम पे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हर इंसान को अपनी बॉडी डायग्नोसिस ज़रूर करवानी चाहिए कि आपकी बॉडी में किन किन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है। बहुत सी ख़वातीन होती हैं जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही होती है, उनको खुद नहीं पता। तो फीमेल्स को मैं ख़ास तौर पे कहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपने रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। बिल्कुल। अच्छा हिबा, ये बताएं कि क्योंकि हम लाहौरी हैं तो नाश्ता हम कहते हैं फुल हैवी होना चाहिए, चने होने चाहिए, नान चने, पाए, निहारी, इसके बगैर तो हमें लगता ही नहीं हमने नाश्ता किया है। तो बताएं कि ये हमें किस हद तक खाना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन हम खा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा खाएं तो उसके नुकसान क्या हैं? अच्छा, मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि आप 6 दिन मेरी मर्जी की डाइट ले लें, एक दिन जो आपका दिल करता है वो खाएं। वो एक दिन में कितना को खा लेते हैं, चीट डे, एक दिन चीट डे होना चाहिए। अच्छा, पराठे, नान, चने का मतलब डाइट नहीं है, मतलब ये खुराक नहीं है। आप वंस इन अ ब्लू मून इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट पे गए हैं और आपने कहा है कि मैंने खाना है, आपको पता, आपकी बॉडी उसको रिलाई करती है, आपकी बॉडी उस पर रेजिस्टेबिलिटी शो करती है। अब क्या है कि हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाश्ते में आपका फ़ैट होना चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, आपके कार्ब्स होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। अब पॉइंट आता है कि हम प्रोटीन कहाँ से लें। प्रोटीन आप अंडे से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं। कार्ब्स कहाँ से लें? जो सीरियल्स आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, आप ब्राउन ब्रेड या बेसन की रोटी या जौ की रोटी या जवार की रोटी एक CD साइज़ की लें, वो आपके कार्ब का कंटेंट पूरा करेगी, फाइबर का भी पूरा करेगी। और फैट्स वो है कि जैसे आपने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है या आपने बादाम ले लिया है या नट्स का इस्तेमाल किया, तो आपकी एक प्लेट तैयार हो जाती है। ये एक रॉकेट साइंस नहीं है कोई, आप आराम से अपनी सुबह के टाइम पर, ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। नान, चने, पराठे, मूंग, पाए, ये वंस इन अ ब्लू मून ही अच्छे लगते हैं। आप खाएं, खाने से मना नहीं किया, लेकिन आप अपनी बॉडी को इस पोजीशन पे तो लाएं कि उस बॉडी को जो आप वो खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, आपका गट हेल्थ इतनी अच्छी हो कि इन तीनों चीज़ों को मेंटेन कर सके। अच्छा है भाई, ये बताएं कि आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए?
आइडियल ब्रेकफास्ट में हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप उठते साथ ही जब आप उठे हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट जब आप निहार मुँह जिसको हम कहते हैं प्री ब्रेकफास्ट, उसमें कोशिश करें कि आप एक गिलास नीम गिलास पानी लें उठते साथ ही, ताकि आपका गट अच्छा रहे, आपको वॉशरूम इजीली पास हो जाए। कुछ लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ अगर जिनको मसला होता है कॉन्स्टिपेशन का या गट का इशू है, तो वो सुबह सुबह उठते साथ ही बेशक जो है ना 1/4 से, जिनको बीपी इशू नहीं है या जिनको सॉल्ट से कोई मसला नहीं है, आप उसमें 1/4 टीस्पून थोड़ा सा नीम गर्म पानी में जो है ना नमक डाल के वो पिएँ। उससे क्या होगा, आपका जो है ना स्टूल अच्छे तरीके से पास होगा, आपका स्टमक अच्छे तरीके से खाली होगा। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रेकफास्ट में इस प्रोसेस में 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप ऐसा करें कि जिसमें आपके तीनों कंपोनेंट कंप्लीट होते हो, यानी कि आपका फ़ैट भी जाए, आपका कार्ब भी जाए और आपकी प्रोटीन भी जाए। अब अगर ईजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन देखें तो हमारे पास अंडा है। कोशिश करें एक अंडा रोज़ डेली आप अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी में आपको पता है विटामिन डी होता है, जो हमारी बोन्स के लिए, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो है ना सीरियल्स कंटेंट होने चाहिए आपके प्लेटर में। सीरियल में आप कोशिश करें या सीधी साइज़ की मल्टीग्रेन की रोटी ले लें, बेसन की रोटी ले लें। उसके अलावा आपको जो है ना, आप जौ का दलिया खा सकते हैं, गंदम का दलिया से अवॉइड करें। वो चीज़ें जिनमें ग्लूटेन है उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। उससे क्या होता है, आपका वज़न बढ़ने की तरफ आता है। देखिए दोनों चीज़ें सेम है। सीरियल्स में अगर आप जौ के आटे की रोटी खा रहे हैं या गंदम की आटे की रोटी खा रहे हैं, दोनों हैं फ़ायदेमंद ही, बट क्या है, गंदम की रोटी खाने से आपका वज़न बढ़ेगा और जौ की रोटी खाने से आपका वज़न मेंटेन रहेगा। आप फ़ैट्स को देखेंगे तो फ़ैट्स के लेने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। आप नट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें, खजूर का इस्तेमाल करें, आप जो है ना डेली रूटीन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून में आपकी 3 टीस्पून की सर्विंग निकलती है। ये सारे कंपोनेंट आपके ब्रेकफास्ट में पूरे होने चाहिए, और वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट आपके सारे दिन में उसने आपको फ्यूल प्रोवाइड करना है। अच्छा, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए इन सारे कंपोनेंट्स का? अच्छा, कार्ब्स कितने होने चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? अच्छा, एक आइडियल ब्रेकफास्ट जो होता है ना 300 to 400 कैलोरीज का होता है। ठीक है, उसमें आप पेशेंट पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा कोशिश करें कि आपका प्रोटीन का कंटेंट उसमें अच्छा हो। और कार्ब्स में अगर आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसने आपके गट को अच्छा रखना है, तो 300 से 400 कैलोरीज का आपका ब्रेकफास्ट लाजमन होना चाहिए। अब बहुत से क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैडम हमने आपका जो प्रिस्क्राइब किया हुआ जो है ना ब्रेकफास्ट नहीं लिया, लेकिन हमने 400 कैलोरीज का बर्गर खा लिया। अब देखिए दोनों चीज़ें डिफरेंट है, कैलोरी सेम है। खाते हैं लोग जिनको आदत हुई होती है, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो कैलोरीज को पूरा करने के लिए वो ये बता देते हैं कि ये 400 कैलोरीज। तो ये अक्सर हम देखते हैं कि रात को अगर हमने पिज्ज़ा मंगवाया लेट नाइट, तो सुबह नाश्ते में उसको रीहीट करके खा लेते हैं। तो ये कितना डेंजरस है? डेंजरस के साथ साथ देखें, मैदा है, मैदा आपकी बॉडी को जो है ना डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके गट को ख़राब करता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वैसी ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ है तो आपको मज़ीद इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका बॉडी मेटाबॉलाइज स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से मल्टीपल डिजीज़ आपकी बॉडी को हिट करके, जिसमें से सबसे जो कॉमन आजकल हाईलाइट हो रही है वो प्री डायबिटीज़ है। छोटे छोटे बच्चों को जो बच्चियां हैं जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, वो ओवरवेट की तरफ जा रही है, सबसे पहले उनको प्री डायबिटीज़ हिट कर रही है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीमेल्स में, वो हाइपोथायरॉयड है, क्योंकि वो स्ट्रेस फैक्टर काउंट होता है, अपनी डाइटरी मैनेजमेंट ठीक नहीं करती, डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है। आपका जितना अच्छा स्लीप साइकिल होता है उतना अच्छा जो है ना आपका गट, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, इंसोमिया के जितने मरीज़ हैं अगर आप देखेंगे उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, उनको रात को नींद पूरी नहीं होती, स्किन भी ख़राब होती है, हाइड्रेटेड नहीं होती। और सर्दियों में मोस्टली जो आपने नोट किया होगा, पानी का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते हैं कि बार बार सूसू करना पड़ेगा या वॉशरूम जाना पड़ेगा। प्यास लगती भी नहीं है सर्दियों में। प्यास देखिए, अगर आप एक रूटीन बना लेना, मैं ये कहती हूँ कि आप एक अपना एम बना लें कि सर्दियाँ हैं और आपने अगर अपनी स्किन को ठीक रखना है, क्योंकि सर्दियों में ही ड्राइनेस सबसे ज़्यादा होती है, सर्दियों में ही आप डिहाइड्रेटेड सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो आपने नोट किया सर्दियों में किन्नों, मौसमी, माल्टा के जूसेस क्यों निकले हुए हैं, गाजर का क्यों जूस आया हुआ है, कि आप पानी अगर कम पी रहे हैं तो आप इन फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन ग्लो करे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा हिबा, ये बताएं कि नाश्ता करने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम हम नाश्ता करें? अच्छा, 10 बजे से पहले आप नाश्ता कर लें, बिफोर 10 आपका नाश्ता होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा ही कहती हूँ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका नाश्ता हो,
ठीक है। फिर 12 बजे आपका एक स्नैक हो, उसमें आपका कोई भी फ्रूट हो जाए या आपका जो भी डेयरी प्रोडक्ट, जैसे आपने दही का इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन उसको क्या सूट करता है। 2 से 3 के दरमियान आपका खाना हो, दोपहर का लंच जिसको कहते हैं, उसमें अच्छा पोर्शन आपका जो है ना प्रोटीन का होना चाहिए। अच्छा ये भाई ये बताएं कि बच्चों के लिए सबसे आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। और दूसरा मैंने ये पूछना है, अक्सर जो माएँ हैं उन्होंने खुद भी काम पे जाना होता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, तो जल्दी जल्दी में अक्सर वो प्रोसेस्ड फूड्स या जल्दी जो भी बन गया वो लंच में भी दे देती हैं, खुद भी खा लेती हैं, बच्चों को भी खिला देती हैं। तो उनके लिए बताएं इजी ब्रेकफास्ट आइडियाज़। जैसे बच्चों को देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों की रूट्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जब बच्चा आपके पास सेमी सॉलिड फूड से फूड ईटिंग पे जाता है, तो एक डाइनिंग टेबल पे अगर वो आपके साथ बैठा हुआ है, तो उसका एक टाइम आपने स्कूल गोइंग से पहले उसकी एक रूटीन सेट हो कि उसने ब्रेकफास्ट करके, आप उसकी रूटीन ही ऐसे सेट करें कि वो 6 से 7 बजे अपना, या 7 से 8 के दरमियान अपना ब्रेकफास्ट कर ले। खाली वो नहीं, आप लोग भी करें साथ में बैठ के। बच्चे ने आपको कैच करना है, आपको आपसे उसने टीच करना है। उसकी प्लेट में आप देखें, अगर आप शुरू से उसको अंडे की आदत डालेंगे तो उसको अंडे की आदत पड़ेगी। वो डेली सुबह उठकर उसका जो स्टमक है इस चीज़ का आदी हो जाएगा कि उसने सुबह 7 से 8 के दरमियान ब्रेकफास्ट करना है। मैं उन माओं को कह रही हूँ जिनके अभी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को अगर अडॉप्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो मुझे भी दुआएं देंगे और सबको कहेंगे कि ये टाइम पीरियड अगर आप एक थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे बच्चे पे, तो स्कूल गोइंग जब वो जाएगा तो आपका बच्चा कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा, कभी भी वो नखरे नहीं करेगा, कभी वो वॉमिट नहीं करेगा, कभी वो जो है ना, हाँ ये ज़रूर है कि जब आप उसकी मेंटेन कर देंगी चीज़, ये एक टाइम पीरियड उसका ब्रेकफास्ट का, कि उसने सुबह उठ के नट्स भी खाने हैं, उसने सुबह उठकर खजूरें भी खानी है, उसने सुबह उठकर अंडा भी खाना है, या दही का एक प्याला खाना है, या सीरियल खाना है, तो उसकी एक रूटीन बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। हमेशा ब्रेकफास्ट करवा कर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एक गिलास दूध पीने से उसकी मील पूरा नहीं होता, अंडा लाजमन होना चाहिए उसकी डाइट में। अंडे के साथ नट्स का इस्तेमाल उसके साथ करें, छोटे छोटे बिस्किट बनाकर बच्चों के लिए रखते करें। लंच, हाँ जी, लंच जो आपने उसके लिए तैयार किया है, वो लंच में आपका फ्रूट पोर्शन होना चाहिए बच्चों के लिए। अगर बच्चा आप खिला कर नहीं भेज रहे और आप देख रहे हैं कि 10:30 बजे उनकी ब्रेक होती है, आप अपनी तरफ से मुतमईन हो कि आपने अपने बच्चे को तीनों बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खिला कर भेजा है। अगर वो उधर, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उधर खाए ना खाए, माँ को तसल्ली होनी चाहिए कि हमारा बच्चा खा कर गया। अब खाने की क्या ट्रिक है, आप सुबह सुबह अगर आप उसका एक सीरियल का बाउल बनाते हैं, तो उसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं। सीरियल से उसकी कार्ब्स चली जाती हैं, दूध से उसको जो कैल्शियम चला जाता है, फैट चला जाता है, ये सारे कार्ब्स कंटेंट उसके पूरे हो रहे हैं। एक सीरियल का बाउल अगर आपने 5 to 6 टेबलस्पून ये फुल मील, जो एक प्रॉपर मील आपने उस बच्चे को खिला दिया, तो वो एटलीस्ट 12 बजे तक वो सर्वाइव रहेगा। जो अगर आपने उसका लंच बॉक्स तैयार किया है और उस लंच बॉक्स में आपने जो भी सैंडविच बना कर दिया, अगर वो कम भी खाता है, बट उसका सुबह का ब्रेकफास्ट जो है प्रॉपर मील उसको गया है, जो ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज का होता है बच्चों के लिए। तो ये कोशिश करें प्लीज़ कि जब अगर ग्रोइंग बच्चा है, क्योंकि 3 साल से 4 साल के बच्चे को आप स्कूल डालते हैं, लेकिन उससे पहले वो फूड ईटिंग पे आ जाता है, सॉलिड फूड खाने लग जाता है। तो जो सॉलिड फूड खाने लग जाता है, क्योंकि हमने उसकी रूटीन क्या बनाई होती है कि वो 10 बजे या 9 बजे उठेगा, 10 बजे उसने नाश्ता करना है या 11 बजे नाश्ता करना है, फिर आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो 7 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले नाश्ता करेगा। आपने उसकी शुरू से रूटीन ऐसे बनानी है कि वो रूटीन को फॉलो करे, ताकि आपके लिए आगे फ्यूचर में जब आपने उसको स्कूल भेजना है तो आपके लिए ईजी हो। ऑलराइट, नाश्ते के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सा आइडियल टाइम है जिसमें हम नाश्ता कर लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो नाश्ते में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो वर्किंग मॉम्स हैं उनको कैसे जल्दी जल्दी अपना आइडियल ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद थी हिबा उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बच्चे किसी भी माशरे की सबसे खूबसूरत और कीमती हकीकत होते हैं। इनकी मुस्कुराहट घर को ज़िंदगी देती है और इनके ख्वाब कौम के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को महफूज माहौल दे पा रहे हैं? और आज के दौर में बच्चों की रहनुमाई पहले से ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुकी है। इन्हें ये सिखाना कि इनका जिस्म इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन्हें हर उस रवैये से आगाह करना जो इन्हें बेआराम या परेशान करे। वक्त की अहम ज़रूरत भी है। गुड टच और बैड टच की सादा और मुस्बत आगाही इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन और टीचर्स बच्चों से दोस्ताना अंदाज में बात करें और ऐसा एतमाद कायम करें कि बच्चा हर बात बिला झिझक बयान कर सके। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे कि बच्चों को ये कैसे बताया जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अहमद, सबसे पहले तो ईजी डेफिनेशन बताएं गुड टच और बैड टच की।
देखिए, गुड टच अगर तो किसी भी बच्चे के साथ हो और वो कंफर्टेबल है या वो अपने आप को सिक्योर्ड फील करता है तो वो गुड टच के ज़ुमरे में आता है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा किसी भी टच से अनकंफर्टेबल फील करे, उसे डिस्कम्फर्ट जनरेट हो या वो स्केर्ड फील करे, तो वो इनअप्रोप्रिएट टच विच इज़ बैड टच के ज़ुमरे के अंदर आता है। तो इसलिए जो गुड टच है उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल माँ बाप का अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरना उन्हें प्यार करते हुए, या टीचर्स का उन्हें इनकरेज करने के लिए उनके शोल्डर के ऊपर टैप करना या हल्का सा पैट करना और उनको शाबाश देना, ये गुड टच के ज़ुमरे के अंदर आता है। बैड टच ये है कि ज़बरदस्ती किसी को हक करना, किसी भी बच्चे को, या उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश करना या उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करना, वो बैड टच में आता है। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर अहमद, उमूमन पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं करते, वो बच्चों को अवेयर नहीं देते, अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं देते, वो झिझक महसूस करते हैं बच्चों को बताने में, तो उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, और ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा जो इस तरह का बैड टच किसी भी तरफ से जनरेट होगा वो हमारे करीबी जानने वाले होते हैं, वो स्ट्रेंजर्स नहीं होते। वो हमारे घर के अंदर हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे घर के अंदर सर्वेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे बच्चा पढ़ने गया है वहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, और जहाँ पे बच्चा खेल रहा है वहाँ पे कोई कोच भी हो सकता है। तो इसलिए ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। माँ बाप अक्सर ये समझते हैं कि टीचर्स के पास हमारा बच्चा है, किसी कोच के पास है या किसी रिलेटिव के पास है, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेफ और सिक्योर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती इन्हीं तरह के सिनेरियोज के अंदर क्रिएट होगी। अब माँ बाप का रोल क्या बनता है? माँ बाप का सबसे बड़ा जो रोल बनता है वो ये कि अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें, उनको इस तरह के डिफरेंसेस बताएं। और देखने वाली बात यह है कि अगर हम बच्चों की एज वाइज कैटेगरीज डिफ़ाइन कर लें, सो फॉर एग्जांपल अगर 4 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे हैं, तो उनके साथ हमने किस तरह से उन्हें डिफ़ाइन करेंगे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, क्योंकि अभी तो उनकी मेंटल ग्रूमिंग नहीं हुई। तो हमें वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स का नाम ले सकते हैं या एक जुमला यूज़ कर सकते हैं, और बाकी हम उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू और रोल प्लेइंग के थ्रू समझा सकते हैं कि ये आपकी जगह है जहाँ पे कोई इंसान आपको टच नहीं कर सकता। और एक बात और भी अंडरस्टैंड करने वाली है, वो ये कि इवन जो इनअप्रोप्रिएट टच ही सिर्फ बैड टच नहीं है, इवन गुस्से में आप किसी का हाथ जोर से पकड़ लें वो भी एक बैड टच या ट्रॉमेटिक टच के अंदर आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी को टिकल कर रहे हैं या गुदगुदी कर रहे हैं और बच्चा वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहा है, मेरे नज़दीक साइकोलॉजिकली वो बच्चा वहाँ पे ट्रॉमाटाइज हो सकता है या उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ओपन कम्युनिकेशन के साथ उनको डिफाइन भी किया जाए, उनको रोल प्ले टेक्निक के थ्रू उनको समझाया भी जाए और उनको डिफरेंट एग्जांपल्स दे के इस बात का बताया जाए। और इसके अंदर एक फॉर्मूला ये होता है जिसे कहते हैं नो रन एंड टेल, कि अगर आपको कोई चीज़ या किसी का कोई टच अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे इनकार करें। अगर आप वहाँ पे बैठ के स्केर्ड फील कर रहे हैं कि कोई भी इंसान आपको किसी इनअप्रोप्रिएटली वर्ड या टच के थ्रू आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप वहाँ से उठ के फौरी तौर पे चले जाएं। और वहाँ से जाने के बाद अगर आपको फिर भी ये चीज़ मुसलसल डिस्टर्ब कर रही है अपने मेंटल लेवल के ऊपर, तो आपको किसी ट्रस्टेड इंसान को बताने की ज़रूरत है, जिसमें फिल फॉर आपको अपने माँ बाप को बताने की ज़रूरत है। और बच्चों को इस बात का ट्रस्ट देना चाहिए। अक्सर मैंने यूजुअली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ देखी है कि माँ बाप डांट के उससे पूछ रहे होते हैं कि अगर तुमने हमें ये ना बताया तो तुम्हारी मैं हड्डियां तोड़ दूंगी। तो यहाँ पे बच्चा डर जाता है, बच्चा समझता है कि ये जो भी एक वाकया क्रिएट हुआ है इसके अंदर मेरी अपनी कोई गलती होगी, जबकि बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप सोचें खुद के 5 साल के बच्चे की क्या गलती होगी। अच्छा डॉक्टर अहमद, इससे रिलेटेड कोई केसेस भी आए हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक केस शेयर करता हूँ जिसके अंदर एक बच्चा जो था वो अपनी माँ के साथ आया, और ये मैं आपको एक लड़के का केस बता रहा हूँ। जो कि 9 साल का था। और जब उसकी माँ और वो बच्चा दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे तो मैंने बच्चे से पूछा कुछ सवाल, उसने मुझे जवाब देने से इनकार कर दिया। तो उसने मुझे कहा कि मैं अपनी मामा के सामने बात नहीं कर सकता।
तो मुझे उसकी मामा को बाहर भेजना पड़ा कि आप वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें। और फिर उस बच्चे ने मुझे सारी स्टोरी ओपनली बताई कि किस तरह से किसने उसके साथ इनअप्रोप्रिएट टच किया और कितनी देर तक, फ्रीक्वेंसी क्या थी और कितनी देर तक वो करता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि आप अपनी मामा को क्यों नहीं बताते। उसने कहा कि चूंकि वो हमारा रिलेटिव है, तो मैंने मामा से थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। डिसमिस कर देती है, स्नब कर उन्होंने देती है डिसमिस फौरन। किया कि बेटा वो आपको किसी और अंदाज में आपसे प्यार कर रहे होंगे। तो माँ ने सिर्फ इसलिए कि कहीं या बदनामी ना हो या बच्चे का नाम सामने ना आए या उसके बहन भाइयों को कुछ ना कहा जाए, इसलिए माँ ने उसे स्नब कर दिया। सो इस तरह के और बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन वालिदैन को ये बात समझने की ज़रूरत है कि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने देर पा हैं कि सारी ज़िंदगी आप उसके बाद फिर साइकोथेरेपिस्ट के पास ही जाते रहते हैं अपने ट्रॉमा को डील करने के लिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक केस बताया। आप अंदाज़ा करें कि गुड टच और बैड टच से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम आजकल डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में एक 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का जो बच्चा या बच्ची है, उसके हाथ में जो मोबाइल या कोई भी आईपैड या गैजेट है, उसके थ्रू वो ऑनलाइन किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के अंदर वो जो स्ट्रेंजर्स हैं, जब वो आपसे बात करते हैं तो पहले आपका ट्रस्ट गेन करते हैं, फिर आपको कोई फेवर देते हैं, फिर वो आपसे प्राइवेट नंबर लेते हैं कि हम यहाँ पे आपसे बात नहीं कर सकते, हम आपसे प्राइवेट मैसेजेस के अंदर बात करेंगे या इनबॉक्स के अंदर जाके बात करेंगे। और चूंकि बच्चे जो हैं वो इनोसेंट हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने लगा है, वो अपना नंबर शेयर करते हैं और उसके बाद फिर जो भी डिजिटल वर्ल्ड में पिक्चर्स शेयरिंग या उनके साथ कोई बातें की जाती हैं या उनसे कोई एक्शंस करवाए जाते हैं, वो सारे मौजूद वो अपने पास एज ए प्रूफ रख लेते हैं और बाद में फिर वो बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास इस तरह के भी केसेस आते रहे हैं। अच्छा। तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर माँ बाप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे बच्चा कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस से तो नहीं गुजरा, तो उन्हें ये चेक करने के लिए 3-4 सिम्टम्स हैं, उनको सामने रख लेना चाहिए कि अगर बच्चा यूजुअली नाराज नहीं होता और वो अब नाराज रह रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। खामोश हो गया अगर वो खामोश हो गया है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, उसकी अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी कम हो गई है, वो कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना और वो रोना शुरू कर देता है, या वो इवन रिलेटिव्स में किसी खास इंसान से मिलना नहीं चाहता या एक खास जगह पे नहीं जाना चाहता, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो कि माँ बाप को बिल्कुल निगेट नहीं करने चाहिए, बल्कि माँ बाप को यहाँ पे ओपनली कम्युनिकेट करते हुए उनसे बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। गुड टच और बैड टच के हवाले से हम बात कर रहे थे। टॉपिक तो सेंसिटिव है, लेकिन इस हवाले से बात करना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ माह रमज़ान के हवाले से बात कर लेते हैं। माह रमज़ान का बाबरकत महीना आन पहुंचा है। ऐसे में हर तबका अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तरखान पर नेमतों से महजूज होने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। लोग महंगाई से तो पहले ही परेशान है, क्योंकि इनकी आमदन कम और अखराजात काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या मेकनिज़म बना रही है कि आम आदमी को माह मुक़द्दस में क्या रिलीफ मिलेगा? क्या आम आदमी को रमज़ान के हवाले से कोई पैकेज मिलने का इम्कान है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं, सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान अकबर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए नूरुल सहर, चूँकि अब रमज़ान की आमद है, बिल्कुल, और हर साल रमज़ान आता है, बिल्कुल ऐसे है। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको ये रमज़ान जो है बेशक वो मिलता है। और रमज़ान में जो है हुकूमत पंजाब का जो है हर जो भी हुकूमत होती है वो रिलीफ फराहम करती है मुस्तहिक़ीन को, नादारों को, जो गरीब होते हैं उनको। पहले हम देखते थे कि रमज़ान बाज़ार लगते थे, हर तहसील में 31-32 रमज़ान बाज़ार लगते थे, और वहाँ पे चीनी और आटे के पर के जो काउंटर्स थे वहाँ पे ख़ास तौर पर बड़ी लंबी लंबी कतारें नज़र आती थीं, और लोग जोक दर जोक इन बाज़ारों का रुख करते थे।
और अपनी वन विंडो शॉपिंग भी करते थे। मगर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे हुकूमत ने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज की है, और पिछले साल से ये डायरेक्शन चेंज हुई है, और बड़ा अच्छा है। एक अच्छे तरीके से घरों में ही पैसे मिल जाते हैं लोगों को, और जितना वो रिलीफ फराहम करते थे उससे ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। इस साल जो है जो 40 लाख लोग हैं जो कि पंजाब के हैं, जो कि मुस्तकीन हैं, जो कि सोशो इकनॉमिक सर्वे करवाया गया है उन लोगों का जो गुर्बत की लकीर से काफ़ी नीचे हैं, तो उनको जो है पहले 3,000 रुपये का जो है कहा गया। फिर वज़ीर आला पंजाब का एक ट्वीट आया 2 रोज़ कबल, और उसमें उन्होंने कहा कि हम 3,000 की बजाय 10,000 रुपया जो है वो फराहम करेंगे और घर में ही जाएगा। अब ज़ाहिर बात है वो एक बैंक के थ्रू एक पूरा प्रोसेस है, जिसको एक सर्वे के मुताबिक नाम चले जाते हैं और वो घरों में चले जाते हैं पैसे। अब पूरे पंजाब की बजाय अगर हम पूरे सूबे की बात करें, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा बताया कि 1 करोड़ 21 लाख लोग हैं जिनको 13,000 रुपये घर में बैठे मिलेगा, ठीक है, एक पार्सल के ज़रिए। अब जब वज़ीर आज़म ये बात करते हैं तो नीचे सूबों में ऑटोमेटिकली जो है इस बात को आगे जो मुतलका जो सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसा कि CM पंजाब हैं, CM KP के हैं, CM सिंध हैं, CM बलोचिस्तान है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि PM ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है। अब उन्होंने कल के अखबारों की लीड भी थी और उन्होंने ये कहा कि 13,000 रुपया दिया जाएगा लोगों को, उनके मुस्तकीन जो है उनके घरों में 1 करोड़ 21 लाख लोगों को पूरे सूबा भर में, सिंध बलोचिस्तान पंजाब और जो है सिंध बलोचिस्तान के साथ साथ KP के है और पंजाब। और अब जो है अच्छा इमरान CM साहब ये पंजाब ने बताएं कि जो PM और CM ने रकम अनाउंस की है उन दोनों रकम में तजाद क्यों है? नहीं, यही तो मैं इसी तरफ से आ रहा हूँ कि PM ने जो है वो 13,000 रुपये रकम अनाउंस की है, जो कि कल के अखबार और चैनल्स पर भी चल रहा था। CM पंजाब ने कहा कि जी पहले हमने 3,000 किया था, 3,000 से बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया। अब ये है कि जो एक पूरा पहले से एक सिस्टम चल रहा है उसमें राशन कार्ड के ज़रिए लोगों को पैसे जाते हैं, जो कि मुस्तकीन है, नादार हैं, उनको पैसे फ्राहम किए जाते हैं। मगर अब चूँकि लाइन जो है वो इस तरह से बन गई कि PM ने 13,000 की आवाज़ लगाई है और CM पंजाब ने जो है वह 10,000 रुपया अनाउंस किया है। तो अभी क्या पता है आज के दिन ही जो है इसको चेंज किया जाए कि 10,000 ही रहना है या 13,000 होना है, या 13,000 रहना है या 10,000 होना है, क्योंकि इसके ऊपर तो अभी आएगा मामला। अब तजाद तो ये है कि जब PM ने कह दिया 13,000, तो तमाम जो सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो CM वज़ीर आला होते हैं, वो आगे भी वैसे ही चलते हैं। अभी आज के दिन में देखते हैं कि वो इसको 13,000 करते हैं या 10,000 करते हैं। मगर लोगों को जो है ये एक अच्छा साइन है कि वो लोगों को उनके घरों में जो है वो पैसे फ्राहम कर रहे हैं, और ये कुछ छोटी बात नहीं है। आप ख़ुद जो है ख़ुद कफ़ील तो है नहीं, बिल्कुल आप जो है वो रिलीफ जो है लोगों बाहर के मुल्कों से पैसे ले रहे हैं, कर्ज़ा ले रहे हैं, तो इस जिसके ऊपर जो है एक इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक ना देने का कहा गया कि पाकिस्तान जो है कोई भी आटे पे रिलीफ ना दे, कोई भी चीनी पे रिलीफ ना दे। वजह यही होती है कि आप अगर रिलीफ दे रहे हैं तो फिर आप कर्ज़ा क्यों ले रहे हैं? तो अब इस रिलीफ को आटे और चीनी की मद से निकाल दिया गया है। 3 रोज़ा एक फ़ेस्टिवल लगा था ये रेस कोर्स में, और वहाँ पर जो है वो 3 रोज़ा फेस्टिवल में 3 लाख लोग आए हैं 3 दिनों में। उनकी अदाद शुमार के मुताबिक वो ये दावा करते हैं कि 3 लाख लोग आए हैं, और वहाँ पर आटा चीनी और लोगों ने अपने पूरे माह रमज़ान के महीने के जो है वो ग्रॉसरी वन विंडो शॉपिंग मुकम्मल की है और लोग लेकर गए हैं। अब 1 करोड़ 1 करोड़ सवा करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख लोग लेकर गए हैं तो मैं और आप ही लेकर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि पैदल आदमी जा ही नहीं सकता, और इमामिया कॉलोनी जो रहता है वो रेस को उसमें क्या काम। अब जो लोग जाएंगे वो अपनी गाड़ी पे जाएंगे और वहाँ से वो चीज़ें लेकर आ जाएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमीरों के लिए ये बाज़ार लगाया गया था, गरीबों के लिए नहीं लगाया गया था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बाज़ार सिर्फ एक शो मारने के लिए लगाया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। अब फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, मगर हुकूमत ने रिलीफ जो है वो दे दिया है लोगों को 3 दिनों में, और 3 दिनों में लोगों ने
जो 20 किलो आटे का थैला 905 रुपये का है वो 840 रुपये का लिया है। और दालें, चीनी, तमाम घी वगैरह 20% जो हैं वो सस्ते फ़रोख्त हुए हैं और लोगों ने भर भर के शॉपिंग की है वहाँ पे। अब अगर पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया भर में जहाँ पे कोई होता है वो कहते हैं आज ही कर लें, पीछे वाला कुछ ना ले। Obviously लोग भी तो महंगाई से तंग है। इन्फ्लेशन आपको पता है हर जगह पे होती है, हर किसी को हिट करती है। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब ये बताएं, सहूलत बाजार किन किन इलाकों में लगे हैं? अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मॉडल बाज़ार और सहूलत बाज़ार जो है ये एक अलग कहानी है। ये पूरा साल ही लगते हैं और पूरा साल ही जो 10 से 11 बाज़ार हैं ये हरबंसपुरा, टाउनशिप, बागरियाँ, ग्रीन टाउन, रायवंड, आपका गुलशन रावी, शादरा, ये इन जगहों पे मॉडल बाज़ार पहले ही लगे हुए हैं। अब इनको हम सहूलत बाज़ार का दर्जा दे देते हैं कि सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पे आटा सस्ता रख देते हैं। पहले ही चीनी दाल जो है वो थोड़ी मार्केट से सस्ती बिकती है क्योंकि ये वो बाज़ार नहीं है जहाँ पे मार्केट्स वगैरह लगी होती हैं या जहाँ पे ये कोई इन रमज़ान बाज़ारों में एक्टिव होते हैं। नहीं, ये पूरा साल चलते हैं। तो इनमें सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक डायरेक्शन आती है। ये हुकूमत कंट्रोल में आ गए ना, जब चार दीवारी होगी, जब तमाम दुकानें मौजूद होंगी तो वो हुकूमत कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर वो महंगी कोई चीज़ बेचेंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे। अब यहाँ पर मुर्गी का रेट कुछ और होगा और उसी बाज़ार के बाहर एक मुर्गी की दुकान होगी, वहाँ पे रेट कुछ और होगा। ये हम अपनी आंखों से देखते भी हैं, बताते भी हैं लोगों के कि ये तकरीबन हम बाहर ही निकले तो सामने ये दुकान है तो ये रेट कुछ और है। सारी मतलब वो करियाना दुकान है, वो आम दुकान है, वो अपने हिसाब से मंडी से लेकर आते हैं, इनको मंडी से डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये कहानी जो है ना ये पिछले 77 साल से चल रही है। 77 ईयर ओल्ड है। उससे पहले लोग अंग्रेज़ थे, वो अपनी कहानी चलाते थे। अब इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट आया। अब 87 में जैसे चावल को जो है वो हुकूमत ने कह दिया कि जी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये रेट के मुताबिक चलेगा, ओपन मार्केट के मुताबिक चलेगा। तो आज तक ओपन मार्केट के मुताबिक चावल चल रहा है। चीनी हुकूमत के कंट्रोल में है, महंगी। आटा हुकूमत के कंट्रोल में है, महंगा। गंदम हुकूमत, एक गंदम का 2 साल में ओपन मार्केट गई, गंदम की कीमत देखे कहाँ से कहाँ आ गई, 5500 से 2200 रुपये, 5500 से 2200 रुपये मन। और आटा आपका 1100 रुपये का 20 किलो आटे का थैला बिका है 24 और 25 में, 2024 और 2025 में। अब 2025 के एंड पे क्या होता है कि जैसे जैसे गंदम हुकूमत के पास खत्म हो रही थी, ओपन मार्केट में गंदम उठाकर प्राइवेट लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने स्टॉक कर ली हुई थी, उनसे निकलाना मुश्किल काम है। हुकूमत ने उनके साथ बैठे गंदम निकाली, उसके साथ बैठे फिर भी आटा जो है वो महंगा नहीं होने दिया, कदरे बेहतर रही ये गवर्नमेंट 2 साल। अब 2 साल हो गए मुकम्मल। अब जो है स्टेक होल्डर्स को भी पता लग गया कि हुकूमत की इस पॉलिसी के तहत किस डायरेक्शन के साथ चल रही है, वो उस डायरेक्शन में आ गए ताकि हम, क्योंकि हर बंदा कहता है मैं अपना फ़ायदा निकालूँ। अब आटे की कहानी भी एक लंबी दास्तान बन रही है आज। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान अकबर, ये बताएं आप कि रमज़ान में जो अशिया की प्राइस कंट्रोल है उसके हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? हाँ, ये देखिए रमज़ान आपके पास है और मेहमान है, ये बुध या जुमेरात को पहला रोज़ा होना है। बिल्कुल। और इसकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि हमने परसों के लिए क्या सूरत हाल करनी है। और कई लोग आज रात को निकलेंगे, कल रात को निकलेंगे। पहले अशरे के लिए शॉपिंग करते हैं लोग, जल्द अज जल्द शॉपिंग कर लें। और ये जो आपने कहा ना, ये इनको पकड़ दकड़ के लिए प्राइस कंट्रोल, अशिया खुर्दनोश की प्राइस कंट्रोल कैसे होगी। अच्छा जी, इन्होंने एक फोर्स रख दी है पीरा। अब पीरा का मकसद तो ये है कि वो मजमूई तौर पर सब के ऊपर ना एक अपना अच्छा इम्पैक्ट दे, बजाय इसके कि किसी के कॉलर को पकड़ के और उसको घसीट के लेकर जाए, एक अच्छा इम्पैक्ट दे। क्योंकि अब ना सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ करते हैं तो फौरी वीडियो आ जाती है, बिल्कुल फौरन पता चल जाता है, कुछ नहीं छुपा सकते। अब अभी तक तो हमें ना लाहौर शहर में पीरा का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए था, कि आपकी दुकानों पर तरतीब से वो जो चीज़ें उन्होंने उसने लिस्ट लगाई हुई है उसके मुताबिक ही चीज़ मिले तो फिर पीरा की रेट कामयाब है। अब आपके डराने से अगला बंदा डर गया तो उस वक़्त में आप चले गए और उसने लिस्ट लगा दी और उसके मुताबिक सामान दे दिया, तो ये रेट नहीं है। रेट ये है कि आप नहीं है वहाँ पर और उसको पता है, चले वो बंदा नहीं है, अल्लाह ताला तो देख रहा है, आपका सबक यहीं से चल रहा होता है। अब आधी इन्फ्लेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए हुकूमत कितनी कोशिश करे, कितने स्टेक होल्डर से मिलकर चावल सस्ता कराए, फैसलाबाद में जाकर दालें सस्ती कराए,
अकबरी मंडी में बैठ के वहाँ पे अपना एक बंदा बैठाई रखे और वहाँ से डंडे लगा लगा कर सस्ती चीज़ें निकलवाएं, सब्ज़ी मंडी से सस्ती चीज़ें निकलवाएं। मकसद ये है जब आपकी चीज़ वही चीज़ तकसीम होकर शहर में आनी है, मुख्तलिफ इलाकों में आनी है, शुमाली लाहौर में जानी है, जनूबी लाहौर में जानी है, आपके अलग शहरों में जानी है। आपके इतना बड़ा लाहौर हो चुका है कि आप मामिया कॉलोनी से निकले मांगा मंडी तक जाएँ तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल दोबारा ख़त्म हो गया। यानी कि आपका वो जो ये नहीं है कि आपने सीधा जाएंगे तो वो तो फौरी आ जाएगा, मगर रास्ते में इलाके इतने हैं, उनको आपने घूमना है, कहीं पे आपका मैस क्रिएट हो रहा है ट्रैफिक का, कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन हो गया, बम्पर टू बम्पर चल रही, इतना लंबा लाहौर बन चुका है कि आपने यहाँ की सोसाइटीज़ में जगह जगह पर जब जाएंगे, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप PIE रोड पर चले जाएँ, वहाँ पे आटे का रेट कुछ हो रहा है, एक जैसा रेट नहीं है। आप भगवानपुरा में चले जाएं, वहाँ पे आटे का रेट कुछ हो रहा है। इस्लामपुरा बाजार में चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगा सस्ता, रेट कुछ हो रहा है, चाहे वो 50 पैसे ज़्यादा बेच दे, चाहे वो 50 पैसे कम मिल जाए, एक किलोमीटर पे चेंज हो जाती है। ये प्रॉब्लम है। जब पीरा की वर्दी एक जैसी है, कानून एक जैसा है, सिस्टम एक जैसा है, सूरत हाल एक जैसी है, तो फिर रेट एक जैसा ही होना चाहिए। अब कहीं पे आपके पास 77 मजिस्ट्रेट्स हैं, इतनी फौजदार जफ़र मौज रखी हुई है, वाई आपकी रेटी कामयाब नहीं हो रही, तो रमज़ान बाज़ार में यही शिकायतें आपके पास आनी हैं बार बार, आपने यही बता रहे होना है। आपको जब आपने लाइव लेना है किसी को, किसी मंडी में, किसी दुकान पर, तो वो यही बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो महंगा सामान बिक रहा है। अब जो बेचने वाला है उसको भी पीछे से महंगा पड़ा हुआ है, वो क्या करे। अच्छा इमरान अकबर साहब, ये बताएं कि मंडियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, और ये रिलीफ सिर्फ वीडियो और बातों के हद तक है कि ग्राउंड में भी दिया जा रहा है लोगों को? देखिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस बात पर पहले आप बिलीव कर लें कि 3 दिन में रमज़ान आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह एक बड़ी हैवी किस्म की तैयारी होती थी ना, कि चहल पहल हो रही होती थी, वो अब तैयारी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समेट ली है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को घर बैठे, किसी का कोई नाम किसी को पता भी ना चले तो उसको पैसे मिल जाएं। बिल्कुल। दाएं वाले को दो, बाएं वाले को पता ना चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ पर मेरा बिलीव है कि हुकूमत को अगर दुआ लगेगी तो इसी बात पे दुआ लगेगी कि ये बहुत अच्छा काम है, और ये सब लोग सराहते हैं, आप भी सराहती हैं, मैं भी सराहता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर इसका तरीक़ाकार कि क्या ये जो पैसे हैं, क्या उस मुस्तहिक का जिसका नाम लिखा गया है उस तक पहुंच रहे हैं, उस तक पहुंच जाएंगे? क्या ये 10,000 रुपया जो है ये जो हमने बैंक से ट्रांजिट करके भिजवाना है, क्या ये ज़िले इंतज़ामिया कर पाएगी? ये टास्क है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आपके पास इतने पैसे आ गए आपके अकाउंट में, आपने 20,000 बंदों को पैसे भिजवाने हैं, फी का 10,000 रुपया, तो आप एक सोच में पड़ जाएंगे, आपके पास तरीकाकार क्या होगा? बिल्कुल जिम्मेदारी है ये तो। अच्छा, पिछले साल हमें यूँ पता चला कि PITP के ज़रिए कुछ घराने रह गए थे। अब ये नहीं है कि उनकी नीयत ख़राब थी, क्योंकि हमने इसको बड़ा इंडर्ज किया, इसके अंदर गए, वो वहाँ पे भी पटवारी निकले थे, तहसीलदार, क्योंकि इनकी बारियाँ आती हैं बेच देने की, क्योंकि इनको घरों का पता होता है, मौजाजात का पता होता है। अब यूँ हुआ कि जिस घर का पता था उस घर में, वो किराए के घर में रहता था, वो वाला घर छोड़ के चला गया हुआ था। अच्छा। इनकी जान पे बंद नहीं, पैसे इनके हाथ में, बंदा मौजूद नहीं है। अब ये उससे पूछ रहे हैं कि ये बंदा किधर गया है। वो देखिए ना, एक घर आपने बना लिया, उसको गिरा कर दोबारा बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह किसी का नाम आ जाए उस कुरे में और वो बंदा आप ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, तो आपकी असाइनमेंट लंबी हो गई है। आपने एक बंदे को तो देना नहीं है, आपके पास 2 लाख लोगों का BCP के थ्रू, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आपके पास टारगेट है पूरा। आपने उसके मुताबिक 2 लाख लोगों को, मकीनों को, नदारों को, मुस्तकीन को ये पैसे फराहम करने हैं जो पिछले साल दिए गए। तो उसमें लोग रह जाएं और उसके बाद बार बार पूछा जाए, इनपुट दें, अपनी इनपुट दें, लोग पूरे हो गए हैं, हमने ऐलान करना है, तो वो कह रहे हैं कि लोग पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, वो कहते हैं जी डर की, प्रेशर की वजह से कहते हैं पूरे हो गए हैं। बाद में निकला तो काफ़ी लोग रह गए हुए थे, फिर उनको दिए गए पैसे, उनके घरों में जाकर उनको ढूंढ कर। तो इस दफ़ा जो सोशो इकनॉमिक सर्वे है, इसका मतलब यही है कि आपके घर आए। कल भी मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं संडे वाले कि जी कुछ लोग आ गए हमारे घर में, सब्ज़ रंग की उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपको आपके घर में आपका कफ़ील कौन है, वो कितने पैसे कमाते हैं। तो हम परेशान हो गए, हमें बताइए, हम सवाल का जवाब दें या ना दें। मैंने कहा जी बिल्कुल दें, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते तो आपको देना चाहिए ये सवाल का जवाब, और बाकायदा दें कि मेरे कितने बच्चे हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पैसे बचते हैं या नहीं बचते, ये भी बताएं। और यकीनन आपके पास पैसे नहीं बचते होंगे,
बजट आप देख लें, आपके पास ये महंगाई देख लें, आप बाहर निकलें 10,000 रुपये के 10,000 रुपया लेकर निकलें तो आपके पैसे फौरी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी काउंट करती हैं। ये जो सर्वे करवाया गया है उसके मुताबिक तो अभी 60,000 लाहौरिये जो हैं, जो लाहौर में रहते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका डाटा अभी तक चल रहा है। अभी ये डाटा साथ साथ सर्वे किया जा रहा है क्योंकि अभी भी सर्वे ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे, मगर इनके नाम आ चुके हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन में, इनको सोशल वेलफेयर वाले जो हैं इनको हैंडल कर रहे हैं। मगर ये जो मज़दूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई कहीं पे काम कर रहा है, उनकी लिस्टें इनके पास आई हैं, उसके मुताबिक भी इनको पैसे दिए जाएंगे। और सुथरा पंजाब के लोग जो हैं उनको भी पैसे फराहम किए जाएंगे, जो कि मुस्तकीन हैं उनको दिए जाएंगे। अब ये सारा तरीकाकार जो है, ये इसकी जांच पड़ताल का जो अमल है वो सबसे अहम है। इसकी जांच पड़ताल किस तरह से की जानी है वो सबसे अहम अमल है कि जिसमें जो इनका ज़िम्मेदार है वो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर है। जिनके पास सारा डाटा मौजूद है, जिन्होंने नीचे असाइनमेंट दिया है ADCG को, ADCF को, वो नीचे से किस तरह से लेकर चलते हैं, चेक कैसे जाने हैं, किस महकमे को जाने हैं, कितने लोगों को और बिल्कुल मुस्तहिक अफराद तक पहुंचना भी चाहिए। इसकी जांच पड़ताल असल अमल है कि पूरे रमज़ान में क्या ये कामयाब हो गए हैं। अभी तक तो हमारा ख्याल था कि ये इनको अब तक आज के दिन तक फारिग हो जाना चाहिए। किसी के घर में आपने 10,000 भेजना है तो उससे पूरा रमज़ान काटना है ना। अब किसी के घर में आप चांद रात वाले दिन 10,000 रुपये दे के आएंगे तो वो तो लोगों से उधार भेज रहा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब कंप्यूटराइज होने जा रही हैं। ये साल भी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल साल था। इनिशियल सिस्टम था कि इसको किस तरह से हमने करना है, क्योंकि ये पिछले साल का एक सर्वे चल रहा है, सोशो इकनॉमिक सर्वे। 40 लाख लोगों का पूरे पंजाब में सर्वे करवाया गया, तो उसके मुताबिक 40 लाख लोगों को ही ये पैसे फ्राहम कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। रमजानुल मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम किए हैं। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद है। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज की किताब बहुत दिलचस्प है और बेहद दिलचस्प है, और वो है फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल। फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल ये नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने शाया किया है और इसको लिखा है काजी कैसरुल इस्लाम साहब ने। काजी साहब का तारुफ़ ये है कि इन्होंने फ़लसफ़े पे बेहतरीन लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर से मुराद ये कि फ़लसफ़े को उर्दू में जिस तरीके से इन्होंने मुतारफ़ करवाया है, कोई शख्स इतना ज़्यादा काम शायद ही आपको नज़र आए उर्दू में। उर्दू में जब हम बात करते हैं फ़लसफ़ा लिखने की तो उसमें उस बात में डॉक्टर नईम अहमद साहब का नाम शामिल करना, काजी जावेद साहब का नाम शामिल करना, डॉक्टर वहीद इशरत साहब का नाम शामिल करना, ये लाजमी है। ये चंद एक बुज़ुर्ग हैं, पे ज़फ़र सिपल साहब हैं, ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत अच्छा लिखा। डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम साहब हैं। तो जैसे जैसे याददाश्त में ये आते हैं चंद एक बड़े नाम। तो उर्दू में फ़लसफ़े का लिखने का जो फ़लसफ़ा लिखने का फ़ायदा ये था कि उर्दू दान तबका जो है वो भी जान सके कि फ़लसफ़े में क्या काम हुआ। अच्छा, फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम मुतअद्दिद मरतबा इसका ज़िक्र कर चुके हैं। क्विकली हम ये कह सकते हैं कि आपको आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना और आपको बड़े कैनवस पे सोचने की आदत डालना, ये फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद ही आप इस आदत का आप समझ लें कि ये आपकी फ़ितरत सानिया बन जाएगी। और दूसरा ये कि आपको बड़े सवालात उठाने का अंदाज़ मालूम हो जाएगा कि बड़ा सवाल क्या होता है, द बिग क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो मेरे हाथ में किताब है ये फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल पे लिखी गई है। मसले के बारे में ये कहा जाता है, बड़ी दिलचस्प बात, कि अगर ये पेन ज़मीन पे गिरे तो एक आम आदमी देखेगा और उसके लिए रूटीन की चीज़ है कि रोज़ चीज़ें जो भी हवा में मुअल्लक़ महसूस होती हैं वक्ती तौर पे वो सब ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ अनयूजुअल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उस सारे हजूम में जो गिरती हुई चीज़ को देख रहा है एक शख्स ऐसा हो जिसके दिमाग को ये वाला फिनोमिनन पिंच करता रहे कि ये चीज़ नीचे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं गई। तो जब उसके दिमाग को ये पिंच करता रहेगा, ये चुभन उसके दिमाग में पैदा होगी और ये चुभन शदीद से शदीद तर होती चली जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि अब ये प्रॉब्लम का शिकार हो गया है, अब ये इसके लिए मसला बन गया है। तो फ़लसफ़े के मसाइल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आम शख्स के लिए तो शायद वो मसला ही नहीं है, लेकिन जो फ़लसफ़ियाना नहज पे सोचता है या जिसमें फ़ितरत ने मादा रखा हुआ है, फ़लसफ़ियाना रस्ते को इख्तियार करने का मादा, वो इन सवालात में मगन हो जाता है। उसके लिए ये रोज़मर्रा के जो आम मसाइल हैं ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। उसके लिए ये वाला मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि हुस्न क्या है,
और ये मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि नेकी क्या है, नेक काम को नेकी से अलग करना और नेकी को डिफ़ाइन करना, ये उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो काजी साहब ने इस किताब में यही कोशिश की कि मसाइल के तनाजुर में फ़लसफ़े को बयान किया जाए। ये क्यों अहम है? इसलिए कि इससे पहले कि हम फ़लसफ़ियों को पढ़ें, कांट को, हेगल को, बर्गसा वगैरह को, इन बड़े लोगों को पढ़ें, बजाय इसके कि डायरेक्टली हम मगरबी या मशरक़ी फ़लसफ़े की तारीख़ का मुताला करें, क्यों ना हम पहले ये देख लें कि ये सारे जो बुज़ुर्ग थे या ये सारे बड़े लोग जो थे, ये सब इनके स्फीयर्स, इनके एरियाज़ कौन कौन से थे। तो जो कॉमन एरियाज़ सब बड़े लोगों के हैं, सोचने वालों के, उन एरियाज़ पर एक किताब लिख दी जाए। तो काजी साहब ने ये जो किताब है उन्हीं एरियाज़ पर लिखी है। मिसाल के तौर पे वजूद बारी ताला, इस पे हज़ार लोगों ने सोचते रहेंगे जब तक ये कायनात बनी है। अल्लाह ताला की इस हिकमत भरी कायनात और अल्लाह ताला का लफ्ज़ कुन के नतीजे में ये फ़याकून, ये सारा कुछ, तो ये हर सोचने समझने वाले को इन्विटेशन है सोचने के लिए, मज़ीद सोचने के लिए। इसी तरह एक फूल कब खूबसूरत लगता है, किसको खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, इन सवालों के जवाब तो चाहिए ना। अच्छाई कब अच्छाई होती है, क्या अच्छाई कोई इजाफी चीज़ है, कोई रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट चीज़ है, यानी मुतलकन आप किसी बात पे हुक्म सादर कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये अच्छी है, ये नेकी है, ये अच्छाई है, गुड है। इसी तरह सच क्या है, सदाकत क्या है। आपका सच मेरे सच से मुख्तलिफ हो सकता है, साइंस का सच मज़हब के सच से मुख्तलिफ होता है, मैथमेटिक्स का सच जमालियात के सच से मुख्तलिफ होता है। तो फिर सच क्या है? तो सच की तलाश जो है यही फ़लसफ़े का मौजू भी है, हर मामले में सच की तलाश। तो फ़िलोसोफियन दरअसल फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफियन का मतलब होता है विज़डम या ट्रूथ। तो ये काजी साहब ने इसको बड़ा शानदार तरीके से लिखा है। इसको 5 मेजर हिस्सों में तकसीम किया है इस किताब को, 5 बुनियादी अबवाब, या अबवाब नहीं बल्कि कहना चाहिए पार्ट्स, और हर पार्ट में कई अबवाब हैं। तो मैं अगर ये सजेस्ट करूँ आपको कि इसके पहले 2 अबवाब लाजमी पढ़ें, क्योंकि इन्होंने उसमें ये बताया है कि फ़लसफ़ा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े मुदल्लल अंदाज़ में, ज़ाहिर है फ़लसफ़ी हैं ख़ुद काजी साहब, तो इनका जो वॉल्यूम 2 है वो भी बड़ा शानदार है, वो इकबाल अकेडमी वालों ने शाया किया। तो बहरहाल दूसरा जो बाब है उसमें फ़लसफ़े का दीगर उलूम के साथ एक जो ताल्लुक़ है वो कायम करते हैं, और वो बहुत ही शानदार है। मतलब फ़लसफ़े का आर्ट के साथ ताल्लुक़, कि शायरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी कब बनती है, महज वो जो खतूत, लाइनें, रंग बखेर देने से क्या वो मुसव्वरी बन जाती है। तो इस तरह के बड़े सवालात जो है ना, उनके जवाबात इसमें हैं। फिर इसमें वजूद बारी ताला के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, और हमारे जो मुसलमानों के यहाँ जो ख़ास दिलचस्पी से जिन मौज़ूआत को देखा जाता है वो तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ के बारे में बड़ी तफसीलन इसमें बहस मौजूद है। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के माबद तबियाती जो अफ़कार हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से इन्होंने लिखा है, और जितने भी मगरबी और मशरक़ी हुक्मा है उनको ख़ास मौजू की रोशनी में समझने की कोशिश की है। मसलन कांट बतौर कांट, आपको ऐसा नहीं होता कि कांट का चैप्टर शुरू होता है, फिर कांट का चैप्टर अपने अरूज पे पहुंचता है, फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हेनरी थॉमस और डायना ली थॉमस, उनकी एक किताब है, बड़ी शानदार किताबें, हमने डिस्कस किया था उसको, काजी जावेद साहब ने ट्रांसलेट किया, 20 अजीम फ़लसफ़ी। तो वो फ़लसफ़ियों के अलग अलग चैप्टर्स हैं। जबकि यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़लसफ़ी जो करते हैं, जिन जिन मैदानों में वो काम करते हैं, वो मैदान मुश्तरक निकाल के उन मैदानों पर ये किताब लिखी गई है। तो बड़ी ही शानदार किताब है। ये जो मेरे पास किताब है ये ज़रा पुरानी है, इसको टाइप राइटर पे टाइप किया गया है। अब गालिबन नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसका जो कंप्यूटर कंपोजिंग है वो भी शाया कर दी होगी, मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये पढ़ना हमारी अब आजकल ट्रेनिंग नहीं है हमारी आँख की कि हम वो वाला जो टाइप राइटिंग वाला जो टाइप फेस है उसको हम इस तरह फ़ौरन समझ सकें। लेकिन बड़ा लुत्फ़ आता है जी। ऐसा लगता है कि आप फ़लसफ़े की पुरानी बहसों के साथ साथ पुराने फ़ॉन्ट जो है ना उसकी उंगली थाम के जब आप उन गलियों से गुज़रते हैं तो बड़ी तालमेल दुरुस्त हो जाती है इसकी। तो ये आज की किताब थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये किताब। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें किताबों के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
बैक अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रमज़ान की ग्रोसरी के हवाले से बात कर लेते हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना हर घर में खुशियों और बरकतों के साथ एक बड़ा चैलेंज भी लेकर आता है, और वो है ग्रोसरी की मंसूबाबंदी और ख़रीदारी। इफ्तार और सहरी के लिए खाने की तैयारी में देर ना हो, बजट काबू में रहे और खुराक सेहतमंद और बैलेंस्ड हो। ये सब कुछ मुनासिब प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अहम टिप्स जो रमज़ान की ग्रोसरी को आसान और स्मार्ट बना देंगी। हम बात करेंगे कि किस तरह ज़रूरी अशिया और इजाफी अशिया में फ़र्क किया जाए, फजूल खर्ची से बचने के तरीके क्या है, और सीज़न के मुताबिक सब्जियां और फल कैसे ख़रीदें, दालें किस तरह स्टॉक करें, और ऑनलाइन शॉपिंग के फ़वाइद क्या हैं। आइए जानते हैं वो तरीके जो आपकी रमज़ान की ख़रीदारी को ना सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि आपके बजट और वक्त की भी बचत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सारा, आपको पता है रमज़ान आने वाला है और इसमें सबके बजट जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आगे ईद भी होती है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो हम कैसे बजट फ्रेंडली ग्रोसरी कर सकते हैं? उसमें डियर सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना मेन्यू प्लान करें पूरे रमज़ान शरीफ का, और वक्फे वक्फे से 1 वीक बाद 2 वीक बाद अपनी ख़रीदारी करें, जिनमें सब्जियां भी हैं, फल भी है, गोश्त है। ये नहीं है कि पूरा एक ही महीने का स्टॉक ला के फ्रीज़र में घुसा दें, कि उसमें ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने मेन्यू की प्लानिंग करें कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। एक बजट मुकर्रर कर लें, उस बजट के मुताबिक अपनी चीज़ें ख़रीदें। और जो हमारी ज़रूरी अशिया होती हैं, मतलब कह लें कि आटा, चावल, घी, ऑयल, जो भी चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है ये हमारी रोज़मर्रा भी है, और रमज़ान में ज़रा ये बढ़ जाती हैं। अफ्तारी सहरियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर मेरा तो यही सजेस्ट है कि तमाम लोगों को स्पेशली पहले बजट बनाएं, अपनी लिस्ट बनाएं कि भाई क्या ज़रूरी चीज़ें हमें जो लानी है उससे पहले रखें। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसीज़ हो गए, आजकल आपको पता है लोग रेडीमेड स्नैक्स बहुत खाते हैं अफ्तारियों में भी। ऐसे ही है, तो ये हमारा ना इजाफी अखराजात हैं। अच्छा। इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर वो खुद से इसकी तैयारी करें। जैसे रोल, समोसे हो गए, वो पहले से बना के फ्रीज़ कर लें, तो आई थिंक कि उनकी जो रमज़ान की ग्रॉसरी है उसमें काफ़ी बजट में फ़र्क आ सकता है। Alright, और अच्छा, उनके पैसे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सारा, ये बताएं कि ज़रूरी अशिया और इजाफी अशिया में कैसे फ़र्क करें हम? उसमें यही है ना कि जैसे आपके आटा, चावल, घी, मसाले, ये हमारी ज़रूरी अशिया हैं इस्तेमाल होने वाली, जिनमें दालें भी हैं। और इजाफी जो है वो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, रेडीमेड स्नैक्स हैं, नगेट्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं। जो आप लोग बाज़ार से लाएं वो बेहतर है कि आप उसे अपने हाइजीन के मुताबिक घर पे बनाएं और उसको फ्रीज़ कर लें। 1 वीक का बना लें, 2 वीक का बना लें, ये ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़ में। और एज़ अफ्तारी के टाइम बस आधा घंटा पहले बिल्कुल ऐसे। टाइम भी बचाएं। बिल्कुल। अच्छा सारा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि रमज़ान से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पूरे महीने का स्टॉक हो जाता है और अक्सर चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो जो चीज़ें हम पहले ले आते हैं, अगर हम महीने की नहीं भी ला रहे, 10-15 रोज़ों की लेके आ रहे हैं, तो उनको फ्रेश कैसे रखें, स्पेशली हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं ख़ुद भी इसके ऊपर अमल करती हूँ कि वो इस तरह के आपकी जो भी सब्ज़ियाँ और फल लाते हैं ना, उनको देख कर लेके आएँ। जो भी आप सब्ज़ियाँ ले रहे हैं वो साफ़ सुथरी और चमकदार और सख्त हों। ये नहीं हो कि जैसे आपने पालक ले लिया, उठा के भर लिया, हरा धनिया, इस तरह की ऐसी हरी हरी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो उनको ये जो हमारे ब्राउन पेपर्स नहीं होते, उनके अंदर रख सकते हैं, ताकि वो फ्रिज में भी सेफ़ रहेंगी, देर पा 15 दिन आराम से वो निकाल लेते हैं। पालक को आप काट के वॉश करके बॉक्स में सेव कर दें। जब आपने पकौड़े बनाने हैं, उसको निकाला कोई 15 मिनट पहले और बेसन घोला और पकौड़े बना लिए। और जो फल हैं, अगर वो आपके फ्रेश नहीं हैं, दागदार हैं, नरम हैं, वो समझ लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, 3 डेज़ में ही वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे, ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, तो उसमें उतना करें कि 1 वीक बाद ले आएँ, दोबारा से फ्रेश वेजिटेबल्स ले आएँ, फ्रेश फ्रूट्स ले आएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 दिन बाद आप फ्रेश खरीदारी कर लें। अच्छा, गोश्त और चिकन के हवाले से बताएं। ओके, गोश्त एंड चिकन तो ये है कि सबसे पहले जो भी जहाँ से भी वो शॉप से लेकर आते हैं,
वो ज़ाहिर है उनके ऊपर इनका एक अतमाद है कि हम यहाँ से शुरू से ख़रीदते हैं, तो वो आपको ज़ाहिर है धोखे वाला गोश्त तो नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही जो अगर चिकन का लेते हैं तो वो लाइट पिंक कलर का हो, गुलाबी सा होना चाहिए। मटन का और बीफ का लेते हैं तो वो फ्रेश और सख्त होना चाहिए। घर लाएं, उसे वॉश करें और उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, ताकि जैसे ही आपको किसी सालन में, किसी ग्रेवरी में, पुलाव में, किसी भी सूरत में चाहिए हो, तो आपका गोश्त धुला हुआ पैक हुआ होगा, आपने बस उसे फ्लेम पे ले जाना है, पका लेना। बिल्कुल। अच्छा सारा ये बताएंगे, इफ्तार और सहरी में अक्सर हम जल्दी जल्दी सहरी बनाते हैं, जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाते हैं, तो कम वक्त में हम हेल्दी क्या क्या चीज़ें हैं, हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? उसमें ये है कि जैसे अब रह गए हैं हमारे माशाल्लाह रमज़ान में यही कोई 3 डेज़ ही, 2 दिन रह गए। तो हाँ, ख़वातीन को चाहिए कि वो ना एक हफ़्ते में ना इसी वीक के अंदर अपना पूरा एक तरतीब दे लें, जिसे कहते हैं ना कि प्रिपेयर कर लेना। प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं डेली रो में, पोटैटो हो गए, आलू काट लें, चाहे दही बल्लों के, चनों के, चने उबाल के रख लें, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि ये आप उनको ईजीली फ्रीज़ कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल राइट। अच्छा इजी स्नैक्स क्या होंगे जो जल्दी जल्दी बन जाए? सबसे इजी स्नैक इफ्तारी में, जी इफ्तार के लिए सबसे इजी स्नैक्स यही हैं कि अगर तो आपके पास कोई घर पे ब्रेड्स पड़ी हैं, डबल रोटीज़ हैं, उनके कोई सैंडविचेस बना लें, कोई नगेट्स बना लें कीमे, चिकन का कीमा करके। ये ऐसे स्नैक्स हैं जो 10 से 12 मिनट लेंगे बस। अच्छा कोई क्विक रेसिपी बता दें, क्विक रेसिपी नगेट्स की बता दें, क्योंकि अक्सर हम बाजार से बड़े बड़े डब्बे लेके आते हैं नगेट्स के और फिर रोज़ फ्राई करके खाते हैं। ऑब्वियसली पूरा दिन रोज़ा होता है तो नुकसान भी होते हैं, तो घर में कैसे बनाएं? अच्छा, सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले चिकन को वॉश करें, उसका घर पे ही चॉपर मशीन के अंदर ना छोटी छोटी सी बोटियाँ काट के उसका कीमा बना लें। वो चॉपर मशीन में ही आपकी ग्रीन चिली भी जाएगी, मायोनीज़ जाएगी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, हॉट सॉस थोड़ी सी डालें और अपने एज अ रिक्वायर्ड जो आप लोग जितना भी नमक यूज़ करते हैं वो डाल के उसको आप डबल रोटी के साथ पीस लें अच्छी तरह। उसके बाद उसके छोटे छोटे से नगेट्स बनाएं, उसको क्रम कोट करें इससे क्रम से और उसे फ्रीज़ कर दें और एज अफ्तारी जब हो बस 10 मिनट उसको पहले डीप फ्राई कर लें। ऑल राइट। और कितने दिन तक इनको स्टोर कर सकते हैं? ये 10 डेज़ कहीं नहीं जाते। ठीक है, 10 दिन बाद दोबारा नहीं बनाने नहीं। ऑल राइट। और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोसरी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिनके हम बड़े बड़े डब्बे ले आते हैं घर में, तो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं बिल्कुल क्रॉस, ये नहीं आने चाहिए घर में। मेरा ख्याल है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा कोल्ड ड्रिंक। ओह यस, आप घर उसके बगैर तो लोगों की इफ्तारी नहीं होती। इफ्तारी नहीं होती। उन्हें यही नहीं पता कि सबसे ज़्यादा फैट का जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स ही है। मेरा तो ख्याल है आप रूह अफ़ज़ा पिएं, ड्रिंक वाटर बना के पिएं, लेमन की शिकंजी पिएं, सबसे बेस्ट है। ऑल राइट। और खाने में मुलंगा डालें उसके अंदर और मैं कहती हूँ स्टमक भी आपका ठंडा ठंडा और रोज़े भी आपके मज़ेदार गुजरें। और खाने में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? खाने में क्या, ये जो फ्राई चीज़ें हैं ना, मेरा ख्याल में ये नहीं होनी। खाएं पकौड़े, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लेंगे, यार आज हमने पकौड़े रखने हैं, आज हमने दही बल्ले रखने या चाट बना ली या खाने के साथ। मैं अपने घर पे जो करती हूँ ना इफ्तारी कितने सालों से, हालांकि मैं शेफ़ हूँ, सब समझते होंगे कि मैं मेज़ें लगा देती हूँ। नो अच्छा ऐसा नहीं है। नो मेरा कॉन्सेंट्रेट होता है फूड पे, खाने पे, क्वालिटी पे। यस, फ्रूट्स जो है चाट और कह लें कि हमारा मेन खाना होता है। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, शिकंजी लेमन की, वो भी विदाउट शुगर होती है। कभी होता है तो मैं उसमें थोड़ी शुगर ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि हमने मेज़ें भरनी है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, तकवा सिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला जिसे रमज़ान जो है वो दे रहा है। बेशक ऐसे ही है। तो हमें रमज़ान को रमज़ान की इबादत और उसमें ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए बजाय कि किचन में ज़्यादा वक्त। बिल्कुल ऐसी है। सारा आप अपना बताएं, आपने ग्रोसरी कर लिया रमज़ान की? यस, मेरी तैयारी पहले होती है। तो कैसे की है, क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने, वो बताएं हमें। अपना भी तो बताएं, कौन कौन सी चीज़ें अच्छा, आपने ग्रोसरी में ली है? मैंने कोई बाजार से नगेट्स, कोई स्नैक्स कुछ नहीं लिया। अच्छा। यस, ये सब घर में बनाएंगी? बस आधा घंटा पहले किचन में जाऊंगी और बना के तो मैं सजा दूंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें ली हैं आपने? मैंने लिए जैसे हमारा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आटा, चावल, दालें, जैसे शामी कबाब बना के मैंने रख दिए, रोल्स, बच्चों के लिए समोसे बना के पहले से लगा दिए मैंने। तो जब अगर मैं किसी सेगमेंट में, मैं क्योंकि अक्सर अफ्तारी के भी मेरे सेगमेंट्स होते हैं,
तो फिर मेरे बच्चे जो हैं वो आराम से फ्राई करते हैं और अपनी अफ्तारी जो है वो टेबल पे सजा लेते हैं कि मम्मा हमारे लिए ये करके जा चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग रखें। फ्रेश फ्रूट मैं माशाल्लाह लेती हूँ ताकि मुझे शौक़ है चाट का, वो ख़ुद भी मैं खाती हूँ और जो मेरे इफ्तारी पे गेस्ट आते हैं उनको भी खिलाती हूँ। ऑलराइट, अच्छा सारा ये पट्टियों के हवाले से बताएं, समोसा पट्टी, रोल पट्टी, ये पहले तो हम घर में बनाते थे, एक तो इसका तरीक़ेकार भी बता दें, और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो सही है, सेफ़ है वो? सेफ़ है, कोई नहीं, आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम की बचत है। और अगर आप ख़ुद से पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। और वो कोई इतना बड़ा कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारा जो मैदा होता है इसी को हम हार्ड पट्टी के जैसे आटा नहीं गूंथते, सिर्फ जस्ट लाइक नमक और हल्का सा कह लें कि थोड़ा से पानी के साथ एक हार्ड आटा गूंथ लेते हैं, उसी के साथ हम एक बड़ी बड़ी जो है ना रोटियां बना लेते हैं। ऑलराइट जी, वो ये नहीं होता कि फुल कुक नहीं होती, लाइट आप कह लें कि बोथ ऑफ साइड वाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम उन्हें पट्टियों को काट के सेव कर लेते हैं क्लिंग रैप के अंदर। ठीक है। अच्छा सारा दालों के हवाले से बताएं, क्योंकि अक्सर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं तो दालों में कीड़ा लग जाता है, खराब हो जाती हैं। बिल्कुल लग जाता है, फंगस भी आ जाती है उसमें। बिल्कुल। और अगर नमी हो तो फिर तो समझे ख़राब हो जाए। उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ना ये जो बे लीव नहीं होता हमारा, जिसे आप लोग कहते हैं तेज़पात पत्ता, गरम मसाले में होता है, वो ले लें और लहसुन के जवे ले लें। जहाँ पे भी आपके दालों के बॉक्सेस हैं उनके अंदर आप ये 200-3 डाल दें। उससे ये होगा कि आपकी जो दालें हैं ना वो देर पा तक सेफ़ भी रहेंगी और आपको जितनी ज़रूरत हुई आपने उतने कप या ग्राम्स में निकाल के उनको बना लिया। ऑलराइट, ख़राब नहीं होंगी इससे, ख़राब जितने मर्जी दिन रख लें। जी। ऑलराइट, सारा सहरी के हवाले से बताएं कि कौन सी चीज़ें सहरी में होनी चाहिए? सहरी में लस्सी ज़रूर हो, बंदा जैसे पीता है। ख़ासकर अगर आप पराठे नहीं खाते तो आप ज़रूर रोटी सालन दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये ज़रूरी है। और जो लोग डाइटिशियंस होते हैं, जैसे सहरी में मैं बहुत कम रोटी नहीं लेती, मैं अपने ओट्स बना लिया, दलिया बना लिया, जौ का दलिया बना के ना उसको रात को ही बना के मैं फ्रिज में बॉल लगा देती हूँ कि जिसने अदर किसी ने भी खाना हो तो वो भी इजीली खा लेता है। ये ताकतवर चीज़ें हैं क्योंकि आपने एक दिन गुजारना है, उसमें आपने अपने काम भी करने हैं, माशाल्लाह इबादत को भी, नमाज़ों का भी ख्याल रखना है। तो वो एनर्जी की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको दिन भर तवानाई रखें। तो कोई भी फ्रूट्स ले लें, आप दही के अंदर डालें। जैसे अब स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में आ गई हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप स्ट्रॉबेरीज़ के 4-5 दाने लें, उन्हें अच्छी तरह वॉश करें सिरके वाले वाटर से और उसे धो के रखें। इस तरह आपकी स्ट्रॉबेरी ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अक्सर लोग आते हैं स्ट्रॉबेरी लेते हैं और स्ट्रॉबेरी धो के बस फ्रिज में रख देते हैं। उनको चाहिए स्ट्रॉबेरी धोने के बाद उनको एक विनीगर वाले वाटर में डिप कर दें कोई हाफ़ एन आवर के लिए, यानी कि 1 चमचा विनीगर है तो 3 से 4 गिलास पानी में उसे डिप कर दें। आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी की शाइनिंग और स्ट्रॉबेरी की थोड़ी शेल्फ लाइफ, वरना अगले दिन ही आप देखते हैं स्ट्रॉबेरी पिली हो जाती है। तो आप उसको काटें, बेशक फ्रीज़र करके रख लें, उसके शेक्स बनाएं अफ्तारी में, सहरी के अंदर स्मूथीज़ बनाएं दही में डाल के, तो बेहतरीन स्मूथीज़ बनेगी। ऑलराइट, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे कि कैसे हम इसमें बजट फ्रेंडली ग्रॉसरी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इजाफी हैं और कौन सी चीज़ों पे फजूल खर्ची हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ शेफ़ सारा मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। देखते हैं आज हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइजेज लेके आए हैं, कौन सी टिप्स लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, लाइफ कोच। आपको आज ऐसा वर्कआउट बताऊंगा जिससे कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होंगी, वो भी विंटर के सीज़न में, क्योंकि खाना पीना बहुत अरूज पे होता है, हम सुनते नहीं किसी की। मैं आपको कहता हूँ, आपका लाइफ कोच आपको बताएगा बार बार कि ख़ुद को चेंज कैसे करना है। फिर आपको याद आएगा, अच्छा रहमान भाई हमें बता रहे हैं, हमने ख़ुद को चेंज करना है। ऐसा वर्कआउट जिससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्पीड से चले, ब्लड सर्कुलेशन हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना आपका फैट बर्निंग प्रोसेस होगा। ये कार्डियो वर्कआउट, इसको कार्डियो वर्कआउट कहते हैं। कैलोरीज हमारी ज़्यादा बर्न होनी है तो इसके लिए प्रॉपरली एक सर्किट है, एक रिदम है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही डंबल्स सेट किए हैं, डंबल्स की जगह आप बॉल्स भी रख सकते हैं, सिर्फ एक आपने एक रिदम बनानी है। तो आज वर्कआउट ऐसा है जिससे कैलोरीज बर्न होगी और कार्डियो वर्कआउट होगा, क्योंकि फैट बर्निंग
आपके सामने, क्योंकि जितनी खाई है स्वेटिंग होगी, इस मौसम में वैसे भी स्वेटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हमें वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट रखना पड़ता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। एक रिदम मैंने बनाई है, इसको एक स्लो रेंज ऑफ मोशन में लाइक दिस। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ स्लो रेंज ऑफ मोशन में 1 टच करना है, देन स्लो, देन टच अगेन, अगेन 1। इसको आप वाइड भी लेके जा सकते हैं जितनी आप रिदम बना सके, लेकिन आपको बताने के लिए कि रिदम का एक सर्कल मैंने बनाया है। टच अगेन 2 3 4 5। अब इसको रिदम करनी है 5 ईच साइड आपने टच करना है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ईच साइड आपने करना है एक रिदम के साथ। आपने साइड मूवमेंट करनी है इनर थाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लाइक दिस 1। स्लो रेंज ऑफ मोशन में कि एक रिदम कैसे बनती है 2 3 4 लाइक दिस आपने करना है। 10 ईच साइड आपने टच करना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, डंबल ना हो, बॉल, चेयर, कोई भी चीज़ ऐसी, इसको आप वाइड भी लेके जा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज डन, 3 सेट्स 10 ईच साइड। सेकंड मूव बाउंसिंग स्क्वाट्स आपने करने हैं। स्क्वाट्स हम पहले भी करते हैं, लेकिन इसमें बाउंसिंग होगा लाइक दिस। ऐसे ग्रिप कर लें, बैक हेड कर लें, स्ट्रेट कर लें लाइक दिस। शोल्डर लेवल पोजिशन स्क्वाट्स 1 2 टाइम बाउंस 2 3। अब इसको मैं साइड से दिखाता हूँ। ओके चलें जी, स्टार्ट। यप 1 2 3 4 5। आपको बताते बताते मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। आप सोच लें कि एक रिदम के साथ ऐसा होगा तो कितनी कैलोरीज बर्न होगी। अब इसको 3 सेट्स आपने करना है 15 रैप्स के साथ। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है काफ रेज। स्टैंडिंग पोजीशन में हाथ बैक हेड, देन इसको मैं साइड से दिखा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 लगाया, आपने 20 लगाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि रिदम के साथ, परफेक्शन के साथ, किस एंगल से। साइड मूवमेंट इसलिए बता दो ताकि आपको बॉडी मूवमेंट पता चले कि क्या एंगल है। फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल टच, सेकंड एक्सरसाइज बाउंसिंग स्क्वाट्स, थर्ड एक्सरसाइज काफ रेज। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन विद दिस सर्किट, 1 foot forward 1 back, lunges fixed 1 2 3 4 5। Switch. Okay, 1 2 3। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, बिगनर के लिए बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ को आप बैलेंस में लेके आ सकते हैं, चेयर रख लें, वॉल रख लें, किसी भी चीज़ को लाइक दिस 1 2 3 4 5। इतनी सारी कैलोरीज बर्निंग, स्वेटिंग स्टार्ट। तो ये वर्कआउट कॉम्बिनेशन आपने करनी है, मुझे बताना है, और फिर देखिएगा कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई। और इसको प्रॉपर्ली एक रिदम के साथ ट्वाइस अ वीक आपने करना है। मुझे फीडबैक आपने लाजमी देना है, और इसको प्रॉपर्ली एक 1 month आप करें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मुझे फीडबैक देना है, दुआओं में याद रखना है। तो इंशाल्लाह नए